Hello everyone and welcome to PCS नियुक्ति पथ। So this is your Lucent Master Series जहाँ पर कि हम Lucent की हेल्प से आपका पूरा एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं बिकॉज Lucent इज इनफ फॉर योर एंशंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। रही बात आपके मॉडर्न हिस्ट्री की, सो मॉडर्न हिस्ट्री बिना स्पेक्ट्रम पढ़े आपका कोई मतलब इलाज नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ोगे स्पेक्ट्रम तो आपके क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं लगेंगे, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ हमने सारी हिस्ट्री पढ़ ली है, बट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद आप रिविजन यहाँ से फिर भी कर सकते हो, बट अगर सिर्फ लूसेंट पढ़ के जाओगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपको सर स्पेक्ट्रम के थ्रू करवाएंगे। इसके बाद ये हमारी लास्ट वीडियो है, मेडिवल हिस्ट्री इसके साथ आपका खत्म हो जाएगा। और आज जो है हम लोग मुगल्स एंड मराठास को डिस्कस करेंगे। रीजन भी आपको पता है कि मुगल्स एंड मराठास के बीच में औरंगजेब के टाइम से काफी खिटपिट सी चल रही थी, तो इसलिए इनको हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। और इससे पहले, सिंस दिस इज पार्ट 3 ऑफ दिस मेडिवल हिस्ट्री, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने, पार्ट 1 में हमारा अर्ली मेडिवल इंडिया गुर्जरा प्रतिहारास पालास वाला कवर कर लिया, और पार्ट 2 में हमने आपका पूरा दिल्ली सल्तनत अलॉन्ग विथ विजयनगर और बहामनी किंगडम, वो पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आज जो हम करने वाले हैं वो मुगल्स एंड मराठास। इफ यू डोंट नो देन ये आपकी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यहाँ से आप इससे पहले की सारी वीडियोस जो है वो देख सकते हो और फिर आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ताकि आपका एक स्टोरी जो है वो माइंड में चलता रहे कि अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था। और इसके बाद जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री सर आपके लिए स्पेक्ट्रम सीरीज लेकर आएंगे, क्वेश्चंस भी करवाएंगे, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। साइंस की आपकी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, 6 to 10 इसमें एनसीईआरटी हो रहा है, प्लस कुछ जो सेलेक्टेड टॉपिक्स आपके 11th 12th से आते हैं वो घटना चक्र के थ्रू सर यहाँ पर करवा रहे हैं। आपकी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही है, अलॉन्ग विद दैट आपका अगेन घटना चक्र चल रहा है। तो इस तरीके से आपको जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है सबका घटना चक्र भी मिलेगा और सारा कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड नाउ 15 दिन नवंबर के भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। इट्स हाई टाइम, आपके पास अब हार्डली 15 और 30 45 50 दिन, 50 दिन मान के चलो, 50 दिन है। 50 दिन के बाद कभी भी आपका हो सकता है एग्जाम हो जाए, तो ये 50 डेज है। 50 डेज वेरी क्रूशियल, इसमें अगर आप कर लोगे तो एडीओ, आपको पता है कि ये 1 डे एग्जाम है, एक बार निकाल लो तो आपको एक नौकरी आपके हाथ में होगी। सो डू इट। मैथ्स और रीजनिंग भी आप यहाँ से देखकर किरण पब्लिकेशन से प्रैक्टिस कर ले। नहीं समझ आ रहा तो ये जितना भी कंटेंट है इसको हमने टारगेट वाइज, ये 21 डेज एक प्लान बनाया था, ये हमारा 1 नवंबर से ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, 1 नवंबर से ये चल रहा है, तो अभी आप देख सकते हो डे 13 के आसपास चल रहा होगा। ठीक है, नवंबर से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसको आप आज से स्टार्ट कर लो, ताकि आपका जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाए नेक्स्ट 21 डेज में। आप अपना डे 1 आज बना लो, इसे आप डे 1 बना लो, या अपने अकॉर्डिंग इस प्लान को कस्टमाइज कर लो। इस प्लान को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है 21 डेज प्लान करके, 21 डेज स्ट्रैटेजी फॉर एडीओ करके। ठीक है, तो ये आप इसको, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोस, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, सो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे विल कीप यू पोस्टेड, अलग अलग टाइप का आपको कंटेंट जो है वो मिलते रहेगा। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू मुगल पीरियड, बिकॉज हमने इससे पहले दिल्ली सल्तनत डिस्कस कर लिया था। हमें पता है कि जब दिल्ली सल्तनत जो है इब्राहिम लोदी के साथ ही खत्म हो गया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी की लड़ाई जो है किससे हुई थी, बाबर से हुई थी। और ये कौन सा था, दिस वॉज योर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526। और इसी 1526 से आपका दिल्ली सल्तनत का एंड होता है और वहीं से आपका मुगल शासन, मुगल राज्य जो है वो स्टार्ट होता है। बाबर का पूरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका नाम था। और जैसा कि हमें पता है कि आपके जो चेंगिस खान है वो, उनका इन्वेजन होने वाला था इल्तुतमिश के टाइम पर, राइट। चेंगिस खान का इन्वेजन होने वाला था इल्तुतमिश के टाइम पर। और हमारा जो तिमूर का जो इन्वेजन है वो मोहम्मद शाह तुगलक का टाइम पर हुआ था, जिसके बाद उन्होंने तिमूर जी ने क्या किया था, तिमूर ने इन्वेड तो किया, उसके बाद उसने अपना एक अपॉइंट करके चले गए थे खिजर खान को, जिसकी वजह से आपकी सैयद डायनेस्टी शुरू हुई थी, राइट। तो ये जो आपके बाबर है ना, ये बाबर का कहीं ना कहीं ये जो लिंक है ये आपका चेंगिस खान से भी था और तिमूर से भी था। ठीक है, तिमूर और चेंगिस खान दोनों से था। और इनको बुलाया किसने था यहाँ पे, इनको दौलत खान लोडी, जो आपके
पंजाब के, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, मैं बस रिकॉल करवा रही हूँ। सो दौलत खान लोडी जो कि आपके पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने इनवाइट किया था ताकि वो इब्राहिम लोदी को भगा सके, राइट, ताकि बाबर जो है इब्राहिम लोदी को भगा सके। और फाइनली यही हुआ, बाबर आए और इन्होंने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया 1526 में। और इन्होंने क्या किया, ही एस्टैब्लिश्ड द मुगल शासन। ठीक है, अब इसको ना बहुत सिंपली एक और चीज याद रखनी है हमें, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 हो गया। इसके बाद यू नीड टू रिमेंबर केसीजी, खानवा चंदेरी घाघरा, क्योंकि क्या होता है ना, ये वाला बहुत सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको इसे अरेंज करना है इन द सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले खानवा हुआ था चंदेरी हुआ था, तो इसे केसीजी करके याद रखो। सबसे पहले आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया 26 में, फिर 27 से आपका खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा। तो इस तरीके से 4 साल में, चारों साल में ये बैटल ही लड़ रहे थे, और बैटल लड़ते लड़ते ही अल्टीमेटली 1530 में ही एक्सपायर्ड। इनकी मतलब पूरी लाइफ टेन्योर जो है यहाँ पर आके बैटल लड़ने में ही इनका सारा टाइम निकल गया, ये कुछ ऐसे मेजर कर नहीं पाए थे। ठीक है, पहला जो इनका खानवा वाला जो लड़ाई लड़ाई थी, ये जो खानवा वाली लड़ाई है, ये हुई थी राणा संगा। राणा संगा कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। जो राणा संगा हम लोग पढ़ते हैं ना, ये खिलजी के टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत वाले जो थे, ठीक है, उन्हीं के ये डिसेंडेंट्स थे। ठीक है, ये जो राणा संगा थे उन्हीं के, इनके भी डिसेंडेंट, अब इनके 2-3 उसके बाद राणा प्रताप आते हैं, जिनका चेतक घोड़ा बहुत फेमस है, उन्होंने अकबर से लड़ाई की थी। तो ये वही मेवाड़ का जो पूरा राजघराना है उसी की बात चल रही है। ठीक है, तो वो खिलजी के टाइम पर भी थे, उनका नाम पूरा अलग था, लेकिन राणा संगा उन्हें शॉर्ट में बोला जाता था। तो ये स्टार्टिंग में जो लड़ाई हुई थी 1527 में, तो ऐसे ध्यान रखना कि पहली लड़ाई जो है वो राणा संगा से हुई थी। 1526 वाले को सेपरेट रखो, उसके बाद केसीजी याद रखो, और ऐसे रिमेंबर करो कि अच्छा पहला हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, तो हमने मेवाड़ के राजा को डिस्कस किया था, राणा संगा से पहले लड़ाई हुई थी। कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, इसीलिए बता रही हूँ। 1528 में फिर मेदिनी राय से लड़ाई हुई थी। ठीक है, ये मेदिनी राय कौन थे, तो ये मेदिनी राय जो है ना, ये चेरो डायनेस्टी कहाँ था, जब आप बिहार स्पेशल का मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे ना, पढ़ोगे कि मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो जब आप बिहार स्पेशल का मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि बिहार में आपका जो ट्राइबल स्टेट्स जो है, पालास के बाद, जब पालास खत्म हो गए, पालास के बाद जब वो टूटने के बाद आपके अलग अलग डायनेस्टीज जो है वो निकल निकल के आए थे, तो उसमें से एक जो है आपका ट्राइबल डायनेस्टी था, जिसे हम बोलते हैं चेरो डायनेस्टी। काफी पावरफुल किंगडम था, और ये आपके सासाराम भोजपुर वाले एरिया में थे चेरो डायनेस्टी। ठीक है, और इसी के एक ग्रेटेस्ट रूलर आपके मेदिनी राय थे। और ये मेदिनी राय जो है, ये पूरा चेरो डायनेस्टी जो है ना, इनको मुगल्स ने काफी बार कोशिश की कि ये इनको अपने अंदर ले ले, और मतलब इनको हरा दे, इन्वेड कर दे, और ये पूरा एरिया कैप्चर कर ले, अपने अंदर कैप्चर कर ले। बट क्योंकि इन लोगों ने काफी रेसिस्ट किया मुगल इन्वेजन्स को, बट फाइनली लगभग 1620-50 के आसपास इन्होंने फिर सरेंडर कर दिया था। फिर फाइनली इनकी भी टेरिटरी जो है मुगल्स में आ गई थी। ठीक है, तो ये मेदिनी राय जो है ये वही है, तो चेरो से याद रख लेना चंदेरी। ठीक है, मेदिनी राय जो है उन्हें कनेक्ट कर लेना चेरो से चंदेरी। ठीक है, और 1529 वाला जो बैटल था वो हुआ था मोहम्मद लोधी के साथ। मोहम्मद लोधी कौन थे, तो ये आपके इब्राहिम लोधी के अंकल हुआ करते थे। ठीक है, तो केसीजी आपको याद रखना है, सबसे पहले हमने राणा संगा डिस्कस किया, फिर चेरो चंदेरी हमारा मेदिनी राय हो गए, और मोहम्मद लोधी जो है वो इब्राहिम लोधी के अंकल थे, इनके साथ घाघरा में बैटल हुआ था। देन ही एक्सपायर्ड एट आगरा, 1530 में वो एक्सपायर हो गए आगरा में। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से, आप अगर घटना चक्र वगैरह देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। एक क्वेश्चन बनता है टोम से लेके, ठीक है, बाबर कहीं एक्सपायर किए थे, अकबर कहीं एक्सपायर किए थे, आपके हुमायूं कहीं एक्सपायर किए थे, तो सबके जो टोम है, मकबरे जो बनाए हुए हैं, जैसे हुमायूं का टोम दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में है, बाबर का काबुल में, तो इनके टोम को लेके क्वेश्चन आ जाता है मैच करने के लिए कि अच्छा बाबर का टोम फलाना जगह, इसका टोम यहाँ पे, तो इस तरीके से मैच करने के लिए आता है। तो ध्यान रखना, बाबर का जो टोम है इट इज इन काबुल। ठीक है, इसके बाद यू नीड टू ऑल्सो रिमेंबर कि इन्होंने स्टार्ट अडॉप्ट किया था तुगलुमा। अब तुगलुमा क्या है, तो ये एक वॉर टेक्निक है, ये कुछ इस टाइप का नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं है, ये एक वॉर करने की टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि आप
10 लोग हो, आपने 10 लोग नहीं, 10 सेना की वो है, 10 सेना है आपके पास, सेना की टुकड़ियां हैं छोटी छोटी। आप 10 को अलग अलग डायरेक्शन से अपने एनिमी को कवर करोगे, ठीक है। आपके पास 10 टुकड़ियां हैं, तो अब एक जगह खड़े रहने से क्या फायदा, एनिमी हो सकता है इधर से भाग जाए, इधर से कहीं कुछ टेक्निक यूज कर ले, तो आप क्या करोगे, उसे चारों तरफ से घेर लोगे 10 के 10 टुकड़ियों को यूज करके। यू विल सराउंड द एनिमी, इसी टेक्निक को बोलते थे तुगलोमा। तो इन्होंने ये टेक्निक जो है अडॉप्ट की थी। और ही वॉज द फर्स्ट, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो थे ये पहले वो थे जिन्होंने, पहले रूलर थे जिन्होंने गन पाउडर और आर्टिलरी को यूज किया। ओके, सो ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज द गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी, मतलब क्या कि आप अपने बारे में, आप अपनी चीजों के बारे में खुद लिख रहे हो, ऑटोमेटिक मतलब ऑटो, खुद से लिख रहे हो, सेल्फ लिख रहे हो। तो तुजुके बाबरी जो है इन्होंने अपने से लिखी थी। इसका लैंग्वेज सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मुगल्स का पूरा लैंग्वेज वाली चीजें अगर देखोगे तो इट वाज मोस्टली इन पर्शियन, मोस्टली क्या पर्शियन में ही था, ठीक है। बाबर के टाइम पर इट वाज की तुर्की था, ठीक है। बाबर क्योंकि आए थे तुर्क वाले एरिया से, तो ये तुर्की बोलते थे। यहाँ पर फिर जब ये सारे लोग रहने लग गए थे, अकबर ऑनवर्ड्स, हुमायूं ऑनवर्ड्स, सारा काम जो है पर्शियन में होता था। तो बाबर को लेके इनकी कुछ बुक्स हैं, इन्होंने कुछ लेटर्स लिखे हैं, इन्होंने कुछ पोएम्स लिखे हैं, तो उसमें उसको लेके लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये किस लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि हमें मुगल्स से एसोसिएट करते हैं पर्शियन को, पर ये बाबर जो थे ये तुर्की में लिखा था इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी। फिर इस तुर्की वाले ऑटोबायोग्राफी को अब्दुल रहीम खान ने खाना, ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने इसको तुर्की से पर्शियन में चेंज किया, इन्होंने इसका लैंग्वेज जो है चेंज किया, इन्होंने पर्शियन में लिखा। और फिर उस पर्शियन वाले वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाबरनामा बोलते हैं। तो जो प्रॉपर ऑटोबायोग्राफी जो है इनकी तुजुके बाबरी, ये बाबर ने खुद लिखी थी, और इन्होंने जब खुद से लिखी थी तो इन्होंने तुर्की में लिखी। अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसे जब चेंज किया पर्शियन में, तो उसे बाबरनामा बोलने लगे। और फिर मैडम बेवरेज ने उसे इंग्लिश में चेंज किया था। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बाबर ने 2 पोएम्स लिखी थी, एक है आपका दीवान जो कि इन्होंने तुर्की में लिखी थी, और एक है आपका मुबैया जो कि इन्होंने पर्शियन में लिखी थी। तो इसके भी लैंग्वेजेस पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने रिसले उसाज, लेटर्स ऑफ बाबर, बाबर ने लेटर्स जो भी लिखे थे उसका कलेक्शन जो है उसे रिसले उसाज कहते हैं। ये जो आपके दिल्ली सल्तनत की बातें करें अगर हम लोग लिटरेचर की, मुगल्स के लिटरेचर की, तो ये लिटरेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो तुजुके बाबरी हो गया। अब अगर आप, जब हम लिटरेचर वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तब आप वहां पे देखोगे कि मतलब बाबर, जहांगीर और एक और है, इनके अलावा किसी ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है। सबकी बायोग्राफीज लिखी गई है, मतलब किसी और अदर पर्सन ने बायोग्राफी लिखी है, बट खुद से जो होता है ना लिखना, वो किसी ने नहीं लिखा है। और जिसने भी लिखा है सबके आगे तुजुके लगा हुआ है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे लिटरेचर की चीजों को भी इजी डिकोड करके मतलब रिमेम्बर कर सकते हो। ओके, सो दीवान जो है इट हैज बिन रिटन इन तुर्की, मुबैया जो है वो पर्शियन में लिखा है, और रिसले उसाद जो है लेटर्स ऑफ बाबर है। अब आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन क्लास 8 मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती थी कि भाई ये कौन किसका बेटा है, कौन फाउंडर था, याद नहीं रहता था। तो फाउंडर तो हमें पता है बाबर। तो उस टाइम पे ना एक एड आता था, शायद बबल गम का एड था या पता नहीं किसका, उस टाइम में ऐसा चलता था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। सोप का ऐड होता था, शायद संतूर का ऐड था या कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का ऐड हुआ करता था। तो आप भी ऐसे याद रख सकते हो कि बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का अकबर, ठीक है। सो हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर, और इन्होंने सक्सीड किया बाबर को। बाबर के बाद जो है ये हुमायूं आए थे, और इनके थ्रोन को, सक्सेशन को, ऑब्वियसली भाई होते हैं तो थोड़ा खिटपिट तो होती ही है। तो इनके भाइयों के नाम क्या होते हैं, कामरान, हिंदल और अस्करी। कई बार पूछा जाता है कि कामरान, हिंदल और अस्करी किसके भाई थे, किस राजा के भाई थे। तो ये आपके हुमायूं के भाई थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जब सक्सेशन की बात हो रही थी थोड़ी खिटपिट हुई थी। इसके अलावा हुमायूं जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो शेर शाह सूरी जी है, बिहार की शान, जिन्होंने हमारा जीटी रोड भी बनवाया है, तो इन्होंने, शेर शाह सूरी जी ने, इनकी भी अलग हिस्ट्री है। तो शेर शाह सूरी जी ने इनके साथ बैटल ऑफ चौसा किया। कब किया, 1539 में। सुपर इंपॉर्टेंट बैटल, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, पूछा जाता है कि बैटल ऑफ चौसा किस साल में हुआ था। तो साल रिमेम्बर कर रखना है कि 1539 में आपका चौसा हुआ था। और बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बिलग्राम बोलते हैं, 1540 में हुआ था, जहां पर कि जो शेरशाह सूरी है उन्होंने हुमायूं को
पूरी तरह से हरा दिया था, और फिर इन्होंने अपना सूर वाला स्टार्ट कर दिया था अपना, उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया था इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद ये उस टाइम पे जब यहाँ पे शेरशाह सूरी जी राज कर रहे थे, इस टाइम पर इन्होंने, ये कहाँ पर थे, तो ये ईरान में, ये एग्जाइल पर थे, वहां पर अपने बीवी बच्चों के साथ ये रह रहे थे। फिर इन्होंने देखा कि अब जब शेरशाह सूरी जी जब वो एक्सपायर कर गए, अब ऑब्वियसली अब इनको फिर वापस ताकत आई कि भाई मुझे अपनी राजगद्दी, अपना सब कुछ वापस चाहिए, क्योंकि अब शेरशाह सूरी से हार चुके थे, तो उस टाइम पे तो इनकी हिम्मत नहीं हुई। द मोमेंट ही सॉ कि भाई अब ये एक्सपायर कर चुके हैं, इन्होंने फिर से इन्वेड किया इंडिया को, कब, 1555 में, ठीक है। 1555 में इन्होंने वापस से अपना सारा जो है वो इन्वेड करके वापस लेने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली 1556 के आसपास ये एक्सपायर हो गए। ये एक्सपायर्ड, ये अपनी लाइब्रेरी जो है दीन पनाह इन्होंने बनाया था, इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने दीन पनाह बनाया है दिल्ली में, वहाँ की लाइब्रेरी से ये टंबल कर गए, लुढ़क गए, गिर गए, और फिर ये एक्सपायर कर गए। अब आती है इनकी बायोग्राफी। इनकी बायोग्राफी जो है, हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो हुमायूं नामा जो है वो लिखी है आपकी गुलबदन बेगम ने। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक कैच है, एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर नामा किसने लिखा था, तो आपका आ जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना, बट आपसे पूछा जाए तुजुके बाबरी किसने लिखा था, तो वो आपका, उसका आंसर क्या होगा, बाबर होगा, क्योंकि तुजुके बाबरी जो है वो ओरिजिनल वर्जन है, वो बाबर ऑटोबायोग्राफी है, तो बाबर ने अपने बारे में खुद से लिखा था, ठीक है। तो इन सब टाइप की चीजों को ध्यान रखना है। बाबर नामा किसका था, तो अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। मैडम बेवरेज ने उसे इंग्लिश में चेंज किया था, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। और तुजुके बाबरी का ऑथर पूछा जाएगा तो इट विल बी बाबर। विल डिस्कस दिस थिंग्स, ओके। इनकी सिस्टर कौन थी हुमायूं की, गुलबदन बेगम। अभी मैंने देखा था रिसेंटली बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जो हुमायूं है, इट वाज रिटन बाय हुज डॉटर, ठीक है। तो पूछा गया था किसकी डॉटर ने हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो अब आपको वहां पे ना ध्यान देना पड़ेगा कि भाई किसकी बेटी थी गुलबदन बेगम के। पहली चीज तो गुलबदन बेगम का हुमायूं के साथ क्या रिश्ता था, वो भी आपको पता होना चाहिए कि गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन हुआ करती थी। और फिर आपको रिलेट करना है कि अच्छा इसका आंसर कौन होगा, बाबर होगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दीन पना बनाया था। गुलबदन बेगम बेसिकली उनकी बहन थी और वो बाबर की बेटी थी। अब देखो यहाँ पर आपके दीन पना जो है ये दिल्ली में बनाया गया था, एंड इन्होंने दिल्ली में बनाया था और उसे अपना सेकेंड कैपिटल बना लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सूर एम्पायर या फिर आपका शेरशाह सूरी जी के बारे में, जो कि आपके 1540 से 45 तक इन्होंने सारी चीजें की। और ये पूरा जो सूर एम्पायर जो था ये 1540 से 1555 तक चला था। रीजन इज वेरी सिंपल कि 1555 के बाद फिर आपके जब शेरशाह सूरी जी एक्सपायर कर गए, तो हुमायूं जो आके उन्होंने सारी चीजें रिक्लेम की थी। अब शूर एम्पायर पढ़ने से पहले ना आपको एक स्टोरी थोड़ी सी बिहार की समझनी पड़ेगी। वो स्टोरी क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास कौन, सिकंदर लोधी थे, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारे पास सिकंदर लोधी, हम लोधी डायनेस्टी पे आ जाते हैं। तो सिकंदर लोधी थे, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बहलोल लोधी, राइट। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद उनके बेटे थे सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा फाउंड किया था। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इन सिकंदर लोधी जी ने क्या किया, इन्होंने मुंगेर को बाउंड्री बताई थी, ठीक है। मुंगेर जो है वो बाउंड्री था किसके बीच में, बंगाल एंड बिहार के बीच में। उन्होंने बोला कि बंगाल और बिहार के बीच में मुंगेर जो है बाउंड्री है। सेकेंड थिंग इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरी चीज ये की कि इन्होंने जौनापुर के जो राजा है उनको हरा दिया, ठीक है। इन्होंने डिफीट कर दिया जौनापुर के राजा को, डिफीटेड जौनापुर के राजा। जौनापुर के राजा उस टाइम पे हुसैन शाह शर्की हुआ करते थे, तो उनको इन्होंने डिफीट किया और फिर उन्होंने सारा एरिया कैप्चर करके, हुसैन शाह शर्की, इन्होंने सारा एरिया कैप्चर करके इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बिठा दिया, ठीक है। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। किसको अपॉइंट किया, इन्होंने बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, ठीक है, बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर। अब कौन थे बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर उस टाइम पर, ये सारा काम सिकंदर लोधी ने किया, ठीक है। इस टाइम पे इन्होंने किसको बिठा दिया, दरिया खान नुहानी। कोई इसे लोहानी भी बोलते हैं, कोई नुहानी भी बोलते हैं, नुहानी डायनेस्टी या नुहानी, ठीक है। तो दरिया खान नुहानी जो है ये हो गए आपके
एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। ठीक है, इन्होंने सिकंदर लोधी जी ने फिर इसको जौनापुर के हुसैन शाह शर्की को हराया, फिर सारा एरिया कैप्चर करके बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर किसको बना दिया, दरिया खान नुहानी जी को। अब क्या हुआ, सिकंदर लोधी आपके एक्सपायर कर गए। ठीक है, उसके बाद ये दरिया खान नुहानी भी 1523 के आसपास ये मतलब ही एक्सपायर्ड। सिकंदर लोधी खत्म हो गए। सिकंदर लोधी के बाद कौन आते हैं, इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी जो है, इन्होंने, इनके साथ क्या हुआ, अब दरिया खान नुहानी है 1523 में एक्सपायर कर गए, तो अब टेक्निकली इनके जो बेटे थे, कौन थे इनके बेटे, बाहर खान। ठीक है, बाहर खान ने सारा राजपाट, जो सारा राजपाट कह रही हूँ, इन्होंने बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये संभालना शुरू किया। पर आपको भी पता है कि इब्राहिम लोधी जो है ये 1526 में बाबर से हार गए। अब आप सोचो कि आपके पास, आप बाहर खान हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, कहीं का भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, अब वो देख रहा है कि उसका जो राजा था दिल्ली सल्तनत वाला, वही हार गया बाबर से। तो अब इस बाहर खान जी ने क्या किया, इन्होंने खुद को बोला कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ और ये मेरा एरिया है, और खुद को इन्होंने सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इन्होंने उस एरिया का खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया, और इन्होंने बोला कि भाई मैं अब हूँ क्या, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, इस तरह से कुछ नाम रख के अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। फिर इब्राहिम लोधी जी आए, इन्होंने इसके साथ लड़ाई की 1526 में ही। कौन सी लड़ाई की इनके साथ, तो बैटल ऑफ कनकपुर। ठीक है, इन्होंने फिर इसके साथ लड़ाई की बैटल ऑफ कनकपुर, और वहां पर बाहर खान जी जो है वो मर गए, वो एक्सपायर कर गए। ठीक है, बैटल ऑफ कनकपुर किया, और 1526 में ये जो है फिर मर गए, और इनका जो एक माइनर बेटा था जलाल खान, अब वो बचा। अब जलाल खान जो है, अब वो बचा, तो अब उनका ध्यान कौन रखेगा, इनका ही ध्यान जो है, इस जलाल खान जो है इन्हीं का ध्यान रखते थे हमारे शेर शाह सूरी जी। ठीक है, इनका शेर शाह सूरी जी जो है इनके माइनर सन जलाल खान का ध्यान रखते थे, और उसके वो गार्डियन बन गए कि अब अगर कोई भी इस तरफ नजर उठा के देखेगा तो भाई ये बचाएंगे किसको, जलाल खान को। तो वो उनके गार्डियन बन गए, और उनका असली नाम क्या था, उनका असली नाम था फरीद खान या फिर शेर खान। अब बचाते बचाते अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर उन्होंने हुमायूं से पंगे ले लिए, उनको हरा दिया, और फाइनली वो पूरे मुगल जो मुगल्स के अंदर जितना भी एरिया था वो उसके राजा बन गए, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, आई विल से, रूलर, काफ़ी डेयरिंग और इस टाइप के थे। तो ये जो फरीद खान और जो ये शेर खान है, फिर इन्होंने हुमायूं से लड़ाई वगैरह करके और इस तरह से इन्होंने अपना सूर एम्पायर, फिर इन्होंने खुद को शेर शाह सूरी डिक्लेयर कर दिया, और ये अपना इधर के वो बन गए। तो इस टाइप की कुछ स्टोरी थी कि सिकंदर लोधी जो है, ये पूरी हिस्ट्री जो है, कहीं ना कहीं आपने नुहानी डायनेस्टी जो है पढ़ते हैं हम लोग बिहार स्पेशल में, ये पूरा नुहानी डायनेस्टी हमने कवर कर लिया यहाँ से। ठीक है, वो हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे, बट दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि शेरशाह सूरी जी कहाँ से आए थे। ठीक है, आपके सिकंदर लोधी थे, इन्होंने हुसैन शाह शर्की को हराया, सारा एरिया अपना कैप्चर करके बिहार एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया किसको, दरिया खान नुहानी को। वो मर गए, उनके बेटे जो थे वो ज़्यादा एम्बिशियस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई इब्राहिम लोधी तो हार वार गया, इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। फिर इब्राहिम लोधी जी आए कि भाई ऐसे कैसे, तो इन्होंने बैटल ऑफ कनकपुर किया, वहां पर ये मरवर गए। उसके बाद इनके माइनर सन का ध्यान कौन रख रहा था, फरीद खान या फिर शेर खान, जो कि बाद में कौन बन गए, शेर शाह सूरी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू शेरशाह जी। तो शेरशाह सूरी जी जो है, ये हसन खान इनके फादर हुआ करते थे, ये इनके बेटे थे। ठीक है, ये हसन खान के बेटे थे, और इनके पास जागीरदार था किसका, सासाराम का। ठीक है, उसके बाद अगेन वो जागीरदार जो है वो शेर खान के पास चला गया, और इस तरह से इब्राहिम लोदी ने उन्हें शेर शेर खान को, क्योंकि शेरशाह सूरी ने थोड़ी कुछ किया था, मेन तो जो डिक्लेयर किया था खुद को इंडिपेंडेंट वो बाहर खान ने किया था। तो इनके पापा की जो जागीरदार थी वो इब्राहिम लोदी ने शेर खान को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी थी। ठीक है, कि आप इसको, आप क्योंकि जागीरदार रह चुके हो सासाराम के, तो ये सारी चीज़ें। बट ये आपका जो बाहर खान है, उन्होंने इस टाइप की चीज़ें की, फिर इब्राहिम लोदी जो है उससे लड़ने के लिए आए, इस तरह से सारी चीज़ें चल रही थी। फिर आपका ये अल्टीमेटली क्या थे, तो ये आपकी रिटर्न हुए एज अ साउथ बिहार डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे, एंड ये गार्डियन बन गए किसके, जलाल खान लोहानी के, क्योंकि बाहर खान नुहानी या लोहानी के बेटे जलाल खान थे, बाहर खान लोहानी के बेटे जलाल खान थे, तो जलाल खान के ये गार्डियन बन गए, और उनको बचाने के उसी में इन्होंने फिर
प्रिवेंट, सारे जितने भी इन्वेजन्स थे और मुगल्स जितनी बार इन्होंने कोशिश की आने की, उसको प्रिवेंट किया, और साथ ही साथ इन्होंने अपना सूर्य एम्पायर एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस टाइम पे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसा था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज कि आपका पहले इक्ता प्रोविंस हो गया, इक्ता सिस्टम वही आपका जो हमने दिल्ली से बड़ा पढ़ा था। इक्ता आपका प्रोविंसेस हो गए, सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, परगना तालुका, और ग्राम मतलब विलेज। हकीम या अमीन जो है वो इक्ता के हेड हुआ करते थे। सरकार के हेड कौन होते थे, शिकदर या फिर मुंसिफे मुंसिफा। परगना के कौन होते थे हेड, शिकदर हुआ करते थे। और ग्राम के हेड को हम मुकद्दम या फिर अमीर बोलते थे। फिर शेरशाह सूरी जी ने अपना जो यूसर्प कर लिया, उन्होंने दिल्ली का जो थ्रोन है, मुगल्स का जो थ्रोन है, उसको यूसर्प किया, और खुद को क्या बोला इन्होंने, हजरत आला। ठीक है। चुनार फोर्ट जो है उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, कैसे, लाड मलिका से शादी कर ली, और इस तरीके से उनको चुनार फोर्ट भी मिल गया। 1539 में इन्होंने फिर हुमायूं को हराया बैटल ऑफ चौसा में। और इसी के बाद अब देखो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि हुमायूं जो आपके शेरशाह सूरी जो है, इन्होंने शेरशाह एज अ एम्परर का टाइटल कब लिया था, किस बैटल के बाद लिया था। तो इसका आंसर ध्यान देना, बैटल ऑफ चौसा है, क्योंकि बैटल ऑफ चौसा में ही हराने के बाद इन्होंने टाइटल ले लिया था शेरशाह एज अ एम्परर। और कन्नौज में तो इन्होंने बहुत बुरी तरह उन्हें हरा के फिर पूरी तरह से सब कुछ एनेक्स कर लिया था। बट 1500 वहां पे ना एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि यार 40 था कि 39 था, क्योंकि 40 के बाद ही पूरी तरह से हुमायूं जी जो है वो जा चुके थे, राइट। बट ये 39 में ही इन्होंने हरा के बैटल ऑफ चौसा में, और इन्होंने टाइटल ले लिया था किसका, शेरशाह एज एन एम्परर। ठीक है। 40 में फिर आपका कन्नौज हुआ, कन्नौज को भी इन्होंने आपका एनेक्स कर लिया। एंड देन आपके एज अ एम्परर इन्होंने बहुत सारे कंक्वेस्ट किए, इन्होंने मालवा का कंक्वेस्ट किया, रणथंभोर का किया, रायसेन का किया, राजपूताना एनेक्सेशन किया, मारवाड़ वाले एरिया का, चित्तौड़ को एनेक्स किया, कलिंजर का भी एनेक्सेशन किया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आपके जो शेरशाह शूरी जी है वो किस कंक्वेस्ट के टाइम पर वो एक्सपायर कर गए। तो 1545 में जब वो कलिंजर का कंक्वेस्ट कर रहे थे, जब वो कलिंजर पे धावा बोल रखे थे, उसी लड़ाई के टाइम, उसी कंक्वेस्ट वाले सीक्वेंस के टाइम पर ही एक्सपायर्ड। ठीक है। तो ये कलिंजर सुपर इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो शेरशाह शूरी जी है वो कलिंजर अपने कंक्वेस्ट के टाइम पे ही एक्सपायर्ड। लगभग लगभग इनका 5 साल का जो रीन है वो रहा, 1540 से 1545 के लगभग। इन्होंने एक बहुत ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था, इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वर टू गुड। ठीक है। अलग अलग इन्होंने मेजर्स लिए ताकि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है आप इनके सब्जेक्ट्स की, इनके लोगों की, वो इम्प्रूव हो सके। इन्होंने कॉइन इंट्रोड्यूस किया था जिसको ये क्या बोलते थे, रुपया। जैसे आज हम जो रुपया बोलते हैं वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने कॉइन को रुपया बोलना। इससे पहले अगर आप देखोगे तो दिनाराज और इस टाइप के वर्ड्स चलते थे, बट रुपया जो है इन्होंने ही यूज करना स्टार्ट किया था, रुपया बोलना। फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट्स ये लेकर आए कि भाई 1000 ग्राम जो है इतना होगा, तो जितना भी फिक्स्ड स्टैंडर्डाइज किया इन्होंने वेट्स और मेजर्स को पूरे एम्पायर में कि भाई सब लोग का 1000 जो ग्राम है या 1 kg जो है वो इतना इक्विवेलेंट होगा, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन किया। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम हमेशा सुनते हैं, कैलकाटा टू पेशावर इन्होंने जीटी रोड बनाया। ठीक है। कैलकाटा टू पेशावर इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, इट इज़ अ वेरी बिग रोड, आई विल से दिल्ली से भी पास होता है। सो ये है, कैलकाटा तक कनेक्ट होता है, पेशावर से शुरू होता है। इन्होंने कैंटोनमेंट अपने वेरियस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में गैरिसन जो है वो अच्छा बना रखा था। इनका आर्मी वाला पूरा सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग था। इन्होंने एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया, लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लोकल क्राइम्स, कि अगर कोई भी लोकल क्राइम हो रहा है तो भाई जो आपके ग्राम लेवल पे जो है उनको पनिश किया जाएगा। जैसे मुकद्दम्स, मुकद्दम्स कौन थे, मुकद्दम्स जो थे ये लास्ट लेवल था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का। ये देखो, मुकद्दम कौन थे, ग्राम लेवल पर थे। जैसे ऐसा समझ लो कि आज अगर पंचायत आपके आपका पंचायत के पंच हो और आपके वहां पे कोई क्राइम हो रहा है और आप उस क्राइम को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, आप कल्प्रिट को पकड़ ही नहीं पा रहे हो, तो हम जो पंचायत के जो पंच है, सरपंच है, उनको पनिश करेंगे। तो उसी तरह से इन्होंने लोकल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्यूज करने की कोशिश की अच्छे से। और अगर आप कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाए तो अब जो मुकद्दम है उन्हीं को पनिश किया जाएगा। लैंड को मेजर करने का तरीका क्या था, तो 1/, लैंड को मेजर किया जाता था, 1/3 ऑफ एवरेज जो है वो लैंड टैक्स होता था। तो इस टाइम पर आपने हिस्ट्री में देखा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में, तो 1/6 जो है लगभग उतना लैंड टैक्स होता था। इनके टाइम पे लैंड टैक्स कितना था, 1/3 था।
पीजेंट को पत्ता दिया जाता था, टाइटल डीड, और कबूलियत दी जाती थी, डीड ऑफ अग्रीमेंट, जिससे कि उनके राइट्स और टैक्सेस वगैरह, मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना काफी स्मूथ और इस टाइप का था। जमींदार्स को हटा दिया गया था, टैक्सेस को डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था। अब देखो हम जिस जमींदारी सिस्टम को मतलब इंडिपेंडेंस के बाद और इस टाइप के बाद हम तोड़ पाए और इन सारे चंगुल से बाहर आ पाए, वो उन्होंने उसी टाइम पे बंद कर दिया था कि भाई जमींदारी नहीं होगी, जमींदार नहीं होंगे, उनको हटा दिया था, डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, दिल्ली में आपका एक पुराना किला है, ठीक है, आपका रेड फोर्ट है और एक आपका पुराना किला है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। पर वो पुराना किला जो है वो बनाया किसने था, वो इन्होंने बनाया था, शेरशाह सूरी जी ने बनाया था। और इनको बरी कहाँ किया गया, तो इनका जो टोम्ब है ये आपका सासाराम में है, टोम्ब ऑफ, वो हम लोग जब बिहार का आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं वहां पर भी पढ़ते हैं टोम्ब ऑफ शेरशाह सूरी जी, तो इनका टोम्ब हमारे ही बिहार सासाराम में है। और शेरशाह सूरी को फिर सक्सीड किसने किया था, तो इस्लाम शाह आए, फिर आपके इस्लाम शाह और मोहम्मद आदिल शाह, ये सारे जो है सक्सीड इन्होंने किया था, ठीक है। और इसके बाद फाइनली आपके 1555 के बाद वापस से हुमायूं जो है वो आ गए थे, ओके। 1555 में उन्होंने यूसर्प करके और फिर वापस इस टाइप से। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपके अकबर, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो फेज आने वाला है वो आने वाला है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का। इसके बाद क्या हुआ था, ऑल्दो आपके जो हुमायूं हैं उन्होंने थ्रोन को असेंड तो किया था, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, और ये अगेन आपके जो शेरशाह सूरी एम्पायर के जो डिसेंडेंट्स थे वो चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो आपके जो लास्ट रूलर थे, ठीक है, इस्लाम शाह के बाद जो हमारे मोहम्मद आदिल शाह आए थे, इनके जो हमारे जनरल थे हेमू, ठीक है, ये हेमू ने फिर भी अकबर से फिर लड़ाई करी कि भाई नहीं हमें, क्योंकि अकबर भी उस टाइम पे एक माइनर थे हुमायूं के, ठीक है, हुमायूं ने ऑल्दो थ्रोन जो है वो उस पे वो आ गए, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि वो स्टेयर से गिर के वो एक्सपायर कर गए 1556 में। तो फिर से अब लगा कि भाई अब एक ये पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो जो सूर एम्पायर वाले हैं उनको लगा कि नहीं भाई अब हम वापस से इसे फिल कर सकते हैं। बट अकबर जो है उनके ट्यूटर कौन थे, बैराम खान थे, और वो उसके रीजेंट भी थे। तो बैराम खान के अंडर बैराम खान ने लड़ाई की, और यहाँ से आपका हेमू ने लड़ाई की। तो इसलिए कई बार पूछा जाता है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ हुआ था, तो अकबर और हेमू बोला जाता है, क्योंकि वो मोहम्मद आदिल शाह के हिंदू जनरल थे, ठीक है। इस तरीके से आपका फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और फाइनली उनको हरा के, ठीक है, हेमू वॉज डिफीटेड, और उनको मार काट दिया गया, और फाइनली अकबर को क्राउन कर दिया गया था, ठीक है। अब अकबर को क्राउन कर दिया गया, और फिर वापस से आपका जो मुगल वाला शासन है वो शुरू हो गया, ओके। इसके साथ आपका मुगल अफगान, क्योंकि ये जो आपके शेरशाह सूरी वाला साइड था वो अफगानी साइड था, इसके साथ आपका मुगल और अफगान कंटेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। फिर बैराम अकबर जैसे ही आपके 18 साल के हुए, तो इन्होंने बैराम खान की रीजेंसी 1560 में, 1556 में 14 साल के थे वो, 4 साल बाद जैसे ही वो 18 के हुए, तो उन्होंने भाई अपने आप को फिर अपना किंग डिक्लेयर कर दिया प्रॉपरली। बैराम खान के पहले वो बैराम खान उनके रीजेंट हुआ करते थे, उनके सलाह मशवरा पे ही चीज़ें चल रही होती थी, बट देन ही अज्यूम्ड द रीन्स ऑफ द किंगडम, ठीक है। उस टाइम पे इनके अंदर जो इन्फ्लुएंस था किसका था, महामंगा और आदम खान, दो लोग थे जो कि इनको इनके कान भरते रहते थे। तो इस तरह से चीज़ें जो है चल रही थी। सबसे इम्पॉर्टेंट अब आ जाते हैं हम लोग अकबर के टाइम पर। तो इस टाइम पे राजा राजपूत जो किंग था मेवाड़ का, इस टाइम पे आपके कौन थे, तो इस टाइम पे वहां पे राणा उदय सिंह थे। तो आप देखो बाबर के टाइम पे आपका राणा संगा से लड़ाई हुई थी, फिर राणा उदय सिंह आए, और फाइनली उनके बेटे कौन थे, राणा प्रताप। मेन जो लड़ाई है बैटल ऑफ हल्दी घाटी हमारा फेमस है, वो आपका राणा प्रताप के साथ हुआ था। तो अब इसको ना याद करने का सिंपल सा तरीका है, 1526 56, ये हो गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये हो गया सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और फिर 76 ये हो जाएगा आपका 257, इस तरह से ध्यान रखना, और ये हो गया आपका हल्दी घाटी,
ठीक है, तो ये आपके 3 वॉर्स हैं, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। एक और इसमें कैच है कि आपको वो विजयनगर का याद है, वो वॉर जिससे कि विजयनगर एम्पायर जो है वो डिसमेंटल हो गया, बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी। ठीक है, वो कब हुआ था? 1565। इसका 5 6 का उल्टा करो तो 65। तो इस तरीके से ये 4 वॉर्स जो है आपको याद रहेगा, और यहाँ पे आपका केसीजी भी है। तो इस तरीके से आप ट्रिक्स यूज कर सकते हो इन वर्ड्स को सीक्वेंस में याद रखने के लिए। मैंने इसी तरीके से याद रखा है कि अच्छा 1526, 56 और फिर 76 हल्दी घाटी। 56 को उल्टा करो तो आपका वो बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी वाला हो गया, जिसके बाद क्या आपका विजयनगर एम्पायर जो है वो टूट गया था। और 1526 के बाद केसीजी वाला आ गया। ओके, नाउ अब आ जाते हैं हम लोग, राजपूत किंग वाला हो गया। राणा प्रताप जो है उनसे हमारा बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। अकबर जो है इन्होंने बहुत कोशिश की राजपूत्स का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, जहां पर भी एक इनका सबसे जो मेन वो रहा था, इन्होंने हरका बाई से शादी की थी, जिन्हें हम जोधा जोधा भी बोलते हैं। तो इन्होंने जोधा जो है ये राजपूत प्रिंसेस थी, इनसे शादी की ताकि राजपूत रूलर्स जो है उनसे हमारा रिश्ता बेटर हो सके, क्योंकि राजपूत राजपूत से कनेक्टेड होते हैं। आपने अब एक राजपूत का कॉन्फिडेंस गेन किया तो ऑब्वियसली आप कोई आपके दामाद पे या इस टाइप की चीज़ों पे हमला नहीं करेंगे। तो ये हरका बाई जो है ये डॉटर थी भारमल की, ये आपके आमेर के रूलर थे, वहाँ के ये कचवाहा राजपूत हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने डिप्लोमेसी की, बट इनकी बहुत प्यारी सी लव स्टोरी भी है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सुपर इम्पोर्टेंट चीज़, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी आप कभी उदयपुर जाओगे तो वहाँ के जो पहाड़ है ना वो येलो है, पूरी तरह से एकदम हल्दी वाले कलर के हैं। इट्स बिकॉज ऑफ सम साइंटिफिक रीजंस, बट ऐसा बोला जाता है, वहाँ की स्टोरी कुछ इस टाइप की है कि जब बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था तो इतना खून बहा, इतना खून बहा कि उस खून की जो नदियाँ बह रही थी उसकी वजह से ये जो पहाड़ है वो पीले हो गए। ठीक है, बट इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ आयरन एंड समथिंग लाइक दैट, दे आर एक्चुअली येलो। मैं गई हूँ वहाँ पर, तो वो प्रॉपर एकदम हल्दी वाला येलो है, इसलिए उसे हल्दी घाटी बोलते हैं। वो घाटी ही पूरे पत्थर ही वहाँ के येलो येलो है, मिट्टी मिट्टी जैसे। ठीक है, सो बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपका 1576 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो आपके राणा प्रताप, ये वही राणा प्रताप है जिनका चेतक का घोड़ा वहाँ पर म्यूजियम में लगा हुआ है। तो ये राणा प्रताप मेवाड़ के थे। ये वही राणा प्रताप है जो राणा संगा वाले इनके पूर्वज थे, राणा संगा जिनके साथ बाबर का लड़ाई हुआ था। ये वही राणा प्रताप है जिनके पूर्वज आपके अलाउद्दीन खिलजी वाले थे। तो मेवाड़ का वो पूरा सिस्टम था। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी के टाइम पर, ठीक है, जो मुगल आर्मी थी उसको किसने लीड किया था? तो उसको लीड किया था मान सिंह ने। मान सिंह जो है ये अकबर के रिश्तेदार थे। रिश्तेदार थे एज इन, इनका जो रिलेशन था मान सिंह का, ये जोधा भाई के भाई या कुछ भतीजे टाइप इस टाइप के कुछ लगते थे। तो ही वॉज आमेर के ही थे और वहाँ के वो प्रिंस थे, बट वो आपके वी कैन से कि अकबर के रिश्तेदार भी थे। और ये मान सिंह जो है ये अकबर के नवरत्न थे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, तो ये नवरत्न हुआ करते थे अकबर के, और इन्होंने लड़ा था हल्दी घाटी। ठीक है, मुगल आर्मी को लीड कौन कर रहा था? हल्दी घाटी। राणा प्रताप जी यहाँ पे डिफीट हो चुके थे, उनको हरा दिया गया था, पर उन्होंने फिर भी सरेंडर नहीं किया था, इन्होंने कंटिन्यू किया स्ट्रगल। अकबर के कंक्वेस्ट के कुछ सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एक आपका 1564 वाला है, ये ध्यान रखना। आपका ये गोंडवाना हुआ था, घाड़ा कटंगा आपने सुना होगा, रानी दुर्गावती। तो इनके साथ इनका ये वहाँ गोंडवाना को कंक्वेस्ट करने गए थे, उसको यूसर्प करने गए थे पावर, वो उस एरिया को कैप्चर करने गए थे। तो वहाँ पे रानी दुर्गावती जो है ये रीजेंट थी वीर नारायण की, वहाँ के रूलर वीर नारायण थे, बट उनके एक्सपायर होने के बाद रानी दुर्गावती, तो इनकी भी काफ़ी वैसी स्टोरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 1574 और 76 के आसपास इन्होंने बंगाल और बिहार को कैप्चर करने की कोशिश की। इन्होंने किससे कैप्चर किया? तो इन्होंने दाऊद खान करानी से कैप्चर किया। हल्दी घाटी इनका राणा प्रताप के साथ हुआ था। तो ये कुछ वॉर्स है जो कि आपको याद रखना है। और एक है आपका 1597 में अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर को इन्होंने कैप्चर किया। वहां पर किससे कैप्चर किया? चांद बीबी। चांद बीबी अगेन दिस वाज फीमेल ओनली, और ये रीजेंट थी किसकी? बहादुर शाह की। जो अहमदनगर के बहादुर शाह थे उसकी रीजेंट थी। हमने बहामनी किंगडम के टाइम पे अहमदनगर पढ़ा था, बिरार ये सारे जितने भी डायनेस्टीज थे अलग अलग। तो ये चांद बीबी जो है ये आपके बहादुर शाह की रीजेंट थी। ओके, ठीक है, इसके बाद
सुपर इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने एक नया रिलीजन फाइंड किया था जिसका नाम था दीन इलाही। कब किया था? तो 1581 में इन्होंने एक न्यू रिलीजन लाया था जिसका नाम था दीन इलाही। अपार्ट फ्रॉम हिंदू, अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, एक नया रिलीजन जहाँ पे एक टाइप का ये सेक्युलरिज्म वाला रिलीजन था। ठीक है, एक सिंथेसिस था डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का, तो इसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही पे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था प्रॉफिट को, और बीरबल जो था ये इकलौता हिंदू था जो कि इस न्यू रिलीजन को फॉलो करता था, दीन इलाही। दीन इलाही उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। दीन इलाही का फॉलोअर कौन था? बीरबल जो है उस रिलीजन को मानता था। यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है कि इन्होंने क्या क्या मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए थे, क्योंकि इस टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इस टाइम के जो आपके आर्किटेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉन्यूमेंट में इन्होंने, अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनाया, आगरा फोर्ट बनवाया, लाहौर फोर्ट बनाया, इलाहाबाद फोर्ट बनाया। तो जितने भी फोर्ट्स हैं, आगरा, लाहौर, इलाहाबाद, सारे फोर्ट्स आपके अकबर ने बनाए थे। फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनाया था। हुमायूं का टोम्ब जो है दिल्ली में, ऑब्वियसली हुमायूं जी तो एक्सपायर कर गए थे, तो अब उनका टोम्ब कौन बनाएगा? तो उनका टोम्ब अकबर ने ही बनवाया था। दिल्ली में है इनका टोम्ब, कभी दिल्ली आओ तो घूम लेना। हुमायूं टोम्ब, तो ये दिल्ली में अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी अगेन ये आगरा के पास है, और उनको ऐसा बोला जाता है कि बहुत लंबे टाइम तक बच्चा नहीं हो रहा था, बेटा नहीं हो रहा था। तो इनको शेख सलीम चिश्ती, एक सूफी सेंट थे, आई गेस अजमेर के थे, तो उनके कृपा से इनको हुआ था। इन्होंने उसका नाम भी इसलिए सलीम रखा था। जहांगीर का जो रियल नेम है वो सलीम था, क्योंकि उन्होंने उसी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। और वो उसे शेखू बाबा भी बुलाते थे, सलीम शेखू बाबा। बाद में उनका नाम फिर जहांगीर हुआ। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने अपना कोर्ट जो है ये फिर इन्होंने फतेहपुर सिकरी बनवाया। फतेहपुर सिकरी फिर इन्होंने शिफ्ट भी कर दिया था। ओके, नेक्स्ट जो है हमें वी हैव टू रिमेम्बर ये जितने भी आपके इम्पोर्टेंट ईयर्स है अकबर के, यहाँ से जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, इन्होंने अकबर ने एक मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम में टैक्सेशन सिस्टम था आपका प्रॉपरली, किस तरह से जो मनसब्स है वो डिवाइड हो गए। नॉट एग्जैक्टली टैक्सेशन सिस्टम, इसमें आपके जो सोल्जर्स हुआ करते थे, ठीक है, उनको अगर हमें कैश पे नहीं करना है तो किस तरीके से उन्हें मनसब्स दिए जाएंगे, मनसब बांटे जाएंगे, एरियाज दिए जाएंगे कि भाई यहाँ की मनसबदारी आपकी है, यहाँ के मनसबदार आप हो, इस तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप का इन्होंने जिजिया को अबॉलिश किया था, पिलग्रिमेज टैक्स इसमें अबॉलिश्ड था। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट आपका ये मनसबदारी सिस्टम है। इन्होंने 1579 में मजहर प्रोक्लेम किया था। ये लिखा था मजहर, एक आपका ये स्क्रिप्ट था, इन्होंने फैजी ने लिखा था। फैजी भी अगेन अकबर के नवरत्न थे। दहसाला बंदोबस्त अगेन ये टैक्सेशन सिस्टम था, ये लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, किस तरीके से आपको रिवेन्यू कलेक्ट करना है फ्रॉम द पीपल, फार्मर्स लोगों से। तो दहसाला बंदोबस्त जो है ये आपके टोडरमल जी लाए थे। ठीक है, इसके फाइनेंस को हैंडल करते थे। दहसाला बंदोबस्त जो है ये टोडरमल जी लाए थे। अगेन ही वाज अ नवरत्न। 1582 में आपका दीने इलाही आया था, तौदे इलाही। दीने इलाही इन्होंने नया रिलीजन शुरू किया था। फिर उसके 2 साल बाद इन्होंने इलाही संवत शुरू किया। इलाही संवत आपका कैलेंडर हो गया। और 1587 में इलाही गज या फिर आपका यार्ड्स आ गए, जिसमें आप लैंड को मेजर करने का तरीका था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये अकबर ने की थी। दी अब ये इलाही संवत वगैरह जो है ये आपके कई बार सीक्वेंस में अगेन अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाता है, जो आपके कल्चुरी एराज हैं और डिफरेंट डिफरेंट एराज हैं, उसके बाद ये इलाही वाला आ जाता है। अब नवरत्न थे आपके, 9 ज्वेल्स थे अकबर के। अब वो कौन कौन से थे? तो पहले बीरबल थे, तो सबको पता ही होता है कि अकबर और बीरबल की स्टोरीज बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो यही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर। अबुल फजल थे, अबुल फजल और फैजी, ये दोनों भाई थे। ठीक है, और अबुल फजल और फैजी देवर स्कॉलर्स, अच्छा लिखते विखते भी थे। तो उसके बाद टोडरमल जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने दहसाला बंदोबस्त इंट्रोड्यूस किया था। भगवान दास जो है ये मनसबदार थे। अगेन ये भारमल के बेटे थे। मानसिंह भी जो है ये भारमल जी के बेटे थे, सॉरी ग्रैंडसन थे। ठीक है, उनके पोते थे। मान सिंह जो है इनके पोते थे भारमल जी के। मैंने कहा ना वो जो आपके जोधा जी हैं उनके भतीजे थे मान सिंह जी। तानसेन अगेन ही वाज अ म्यूजिशियन। इनका नाम क्या था? तो इनका रियल नेम जो था राम तनु पांडे।
ओके। तो तानसेन जो है ये म्यूजिशियन थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये वही अब्दुल रहीम खाने खाना है जिन्होंने बाबरनामा जो है इन्होंने तुजुक बाबरी को पर्शियन में लिखा। और एक जो थे वो थे आपके मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, एक जो नौवे रतन थे वो आपके मुल्ला दो प्याजा। इसके अलावा आप एक ये देखोगे कि इन्होंने एक सूल्हे कूल करके स्टार्ट किया था, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस। ये आपका अकबर ने ही शुरू किया था। ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने इलाही संवत शुरू किया था, उसी तरीके से सुलह कुल जो है ये अकबर ने ही शुरू किया था। और इसका मतलब होता था यूनिवर्सल पीस, कि भाई सब लोग जो है वो पीसफुली रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग तुलसीदास। तुलसीदास इसी टाइम पीरियड के थे, अकबर के ही पीरियड में थे। और तुलसीदास ने हमारे क्या लिखा है, रामचरितमानस। इनका जो टोम है, मैंने पहले ही बताया कि टोम्स के से रिलेटेड ना मैच द फॉलोइंग आता है। जैसे बाबर का टोम आपका काबुल में हो गया, हुमायूं का टोम दिल्ली में हो गया। अकबर का टोम कहाँ था, तो अकबर जो है ये सिकंदरा, ठीक है, सिकंदरा डायरेक्ट ऑप्शन में दिया रहता है, तो सिकंदरा में इनका टोम है, वहां पर इन्हें बरी किया गया था। अकबर को ही हम लोग ऐसा मानते हैं कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। रीजन इज वेरी सिंपल, बाबर आए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं जी आए, उसके बाद एक ब्रेक लगा कहीं ना कहीं। और अकबर के बाद अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली फिर मुगल शासन जो है वो चलता रहा। इसीलिए इन्हें ऐसा बोला जाता है कि ये जो है ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर्स। ठीक है, मुगल एम्पायर के रियल जो शासक थे, रियल जो फाउंडर थे, नॉट शासक, फाउंडर जो थे, जिन्होंने फाउंड किया मुगल एम्पायर को, वो यही थे। इन्होंने रिलीजन को और पॉलिटिक्स को बहुत मतलब सेपरेट सेपरेट रखा। ओके। और ये मतलब सारे रिलीजन्स को, सेकुलरिज्म में कहीं ना कहीं बिलीव करते थे। बीरबल की अगर हम बात करें तो बीरबल जो है फिर ही वॉज किल्ड बाय यूसुफजाई ट्राइब था, उन्होंने बीरबल को किल कर दिया। अबुल फजल को भी बीर सिंह बुंदेला जी ने मर्डर कर दिया। और इन्होंने, अकबर ने मुगल्स को ऑफिशियल लैंग्वेज दी जो कि पर्शियन थी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो पर्शियन है उसी का एक प्रेवलेंस जो है वो दिखेगा। तुर्की आपको बाबर के टाइम तक ही मिलेगा। इसके बाद जो है पर्शियन आपको सब जगह पर्शियन 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 पर्शियन। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हो गई। अब ये आपके जो अकबर हैं, अकबर के बेटे कौन थे, तो वो सलीम थे। सलीम का नाम उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना नाम जो है जहांगीर रखा था। ठीक है, तो अकबर की डेथ के बाद 1605 में अकबर की जब डेथ हो गई, फिर आपके जहांगीर जी आते हैं। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फिर संभाला। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था जंजीरे अदल, चेन ऑफ जस्टिस, ताकि जिनको भी जस्टिस वगैरह चाहिए वहाँ पे दे कैन वहाँ पे आके उनसे वो जस्टिस ले सकते हैं, उनसे सल्यूशंस ले सकते हैं। तो इन्होंने सबको जस्टिस देने के लिए इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस या फिर जंजीरे अदल शुरू किया था। तो कई बार पूछा जा सकता है कि जंजीरे अदल जो है वो किन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 1611 में इन्होंने शादी की थी। इनके वाइफ का क्या नाम था, मेहरुनिसा। ठीक है, इन्होंने शादी की थी किससे, तो ये आपके पर्शियन नोबलमैन की विडो थी, मेहरुनिसा से शादी की। और बाद में उन्हीं मेहरुनिसा को नूरजहां का टाइटल दे दिया था। और ये मतलब ही शी वॉज द वन जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस स्टेट अफेयर्स वगैरह में, मतलब शी वॉज द पातशाह बेगम। ठीक है, ऑफिशियल पातशाह बेगम जिनका से रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में और अलग अलग चीज़ों में। तो ये पातशाह बेगम कौन थी, नूरजहां थी। उनका रियल नेम जो था वो मेहरुनिसा था। ठीक है, मेहरुनिसा था। जहांगीर ने मनमती या जगत गोसाई या जोधाबाई बोलते हैं मारवाड़ की, उनसे भी शादी किया था। अब ये जो मनमती या जगत गोसाई थी, ये शायद मानसिंह की बहन वगैरह थी, इस टाइप से कुछ था। ठीक है, तो ये अगेन ये जोधाबाई से ही रिलेशन रखती थी। और हिस्ट्री में एक्चुअली में जोधाबाई जो है उनको हरकाबाई बोला जाता है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसे डील करना पड़ेगा कि जोधा किसका नाम है, या फिर ये बस जोधा अकबर बनाने के लिए जोधा अकबर है। एनीवेज, नो कमेंट्स ऑन दैट। नेक्स्ट जो सुपर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, दैट इज़ योर 1608 में आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे। और इन्होंने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए परमिशन लेने के लिए आए थे। ठीक है, और इनको जहांगीर ने फिर क्या किया, इनको 400 मनसब, मैंने कहा ना उस टाइम पे मनसब वाला सिस्टम चलता था कि कुछ भी है तो ठीक है हमने मनसब दे दिया, इतने मनसब जो है ये आप देखोगे, इतने विलेजेस जो है, इतने मनसब जो है वो आप, मनसबदारी सिस्टम चलता था। ठीक है, सैलरीज नहीं दी जाती थी, मनसब दे दिए जाते थे। तो 400 मनसब जो है इनको
दिए गए थे। उसके बाद और परमिशन नहीं दी गई थी यहाँ पे कैप्टन विलियम हॉकिंस को, परमिशन जो है सर थॉमस रॉय को मिली थी। सो सर थॉमस रॉय ये, अच्छा अब कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ट्वीक करके कि हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश वाले मैन टू कम टू इंडिया हु वाज सेंट बाय किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। और ये कौन थे, तो ये आपके सर थॉमस रॉय थे। अब कंफ्यूजन होता है, हमें याद नहीं रहता, हमें ये पता नहीं होता है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस को भी सर आपके किंग जेम्स ने भेजा था कि नहीं। तो किंग जेम्स ने सिर्फ सर थॉमस रॉय को भेजा था, ठीक है। किंग जेम्स फर्स्ट ने ही सेंट द सर थॉमस रॉय टू जहांगीर कोर्ट, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस को तो परमिशन मिली भी नहीं थी, परमिशन जो है बाद सेकेंड टाइम पर मिली थी। और फिर यहीं से आपका फिर इंग्लिश ने अपनी ही पहली जो ट्रेडिंग पोर्ट है वो फिर सूरत में इस्टेब्लिश कर लिया था, और इस तरह से फिर यहाँ से आपकी चीज़ें चलने लगी थी, ठीक है। पॉलिटिकल ट्रम्प अगर हम देखें जहांगीर के टाइम का, तो राणा अमर सिंह ने सबमिट कर दिया था मेवाड़ के, सरेंडर कर दिया था। जैसे राणा प्रताप तक ऐसा चल रहा था कि अकबर ने उन्हें उनसे फाइट जरूर किया, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जरूर किया, बट ही डिड नॉट सरेंडर। बट राणा अमर सिंह उनके आगे के डिसेंडेंट्स रहे होंगे, और राणा अमर सिंह ने इन्होंने सरेंडर कर दिया। जहांगीर ने कांगड़ा का भी फोर्ट जो है कैप्चर कर लिया था। अहमदनगर, अगेन अहमदनगर वही है जो कि आपका जो निज़ाम शाही डायनेस्टी थी, जो मलिक अहमद ने इस्टेब्लिश किया था। बहामनी किंगडम जब स्प्लिट हुआ था 5 टुकड़ों में, राइट। तो ये अहमदनगर वही है, इसको भी एनेक्स कर लिया गया था। मलिक अंबर सीडेड बैक टू द मुगल्स टेरिटरी ऑफ बालाघाट इन महाराष्ट्र। तो मलिक अंबर जी ने भी मुगल की जो टेरिटरी थी बालाघाट महाराष्ट्र में वो वापस कर दी थी। इसके इनके जो रीन है, जहांगीर के रीन के टाइम पर बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए थे। एक जैसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके सन थे खुसरो, इनको जो उस टाइम पे 5वें सिख गुरु, अब यहाँ से एक चीज समझना कि जो 5वें सिख गुरु है वो भी इस टाइम पर चल रहे थे, सब कुछ पैरेलल चल रहा है, ठीक है। पहले हमारे सिख गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव, ठीक है। उसके बाद 5वें सिख गुरु कौन थे, गुरु अर्जन देव। तो अब जो इनके सन खुसरो थे, इन्होंने रिवोल्ट किया जहांगीर के अगेंस्ट, और इनके जो खुसरो ने जब रिवोल्ट किया था तो उनको अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। और इसी चक्कर में बाद में अर्जुन देव जो है इनको मतलब डेथ सेंटेंस भी दे दी गई थे, क्योंकि इन्होंने खुसरो खान का सपोर्ट किया था। लास्ट पीरियड में जो आपके खुर्रम थे, जो कि खुर्रम ही जो है बाद में शाहजहां बने, ठीक है, इन्होंने सन ऑफ जहांगीर और आपके जो महावत खान है, ये सब ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो काफी सारा, अब उनके खुसरो ने रिवोल्ट कर दिया, खुसरो ने अर्जुन देव के साथ मिलकर रिवोल्ट किया, तो इस चक्कर में अर्जुन देव जो है उनको डेथ सेंटेंस दे दी गई, राइट। और इसके अलावा आपके जो अर्जुन देव है उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने ही आदि ग्रंथ लिखा था, ठीक है। आदि ग्रंथ किसने लिखा था, तो गुरु अर्जन देव। अभी जब आप गुरुद्वारे जाते हो तो जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो पूजा होती है वो आपके आदि ग्रंथ ही है, क्योंकि 10वें गुरु के बाद ऐसा हुआ ना कि अब कोई आपके गुरुज नहीं आएंगे, अब जो आपके आदि ग्रंथ है उसी को गुरु मान के उन्हीं की पूजा की जाती है, ठीक है, गुरुद्वारा में। तो ये जो आदि ग्रंथ है वो इन्होंने ही लिखा था, गुरु अर्जुन देव, जिन्हें हम गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं। अर्जुन देव को गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बोलते, आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को हमने फिर गुरु मान के अब इन्हीं की पूजा की जाती है। सो अर्जुन देव जो है उनको डेथ सेंटेंस दे दिया था, क्योंकि इनकी हेल्प के साथ ही खुसरो ने रिवोल्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके खुर्रम जो है, जो शाहजहां थे, उन्होंने रिवोल्ट किया। महावत खान इनके मिलिट्री जनरल हुआ करते थे, उन्होंने रिवोल्ट किया। अब एक सुपर इम्पोर्टेंट चीज है तुजूके जहांगीरी। अब आपने यहाँ तक देखा कि इतने सारे रूलर्स आ गए, बाबर के बाद अगर किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी या अपने से खुद से अपनी चीजें जो लिखी है वो कौन थे, वो जहांगीर थे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि तुजुके लगा हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा उन्होंने ये खुद से लिखा था। तुजुके बाबरी क्या है, तुजुके बाबरी भी उन्होंने बाबर जी ने खुद से लिखा था। तुजुके जहांगीर जो है वो जहांगीर ने खुद से लिखा था। किस लैंग्वेज में लिखा था, तो तुजुकी बाबरी जो है उन्होंने तुर्की में लिखा था। अब यहाँ पे आपका पर्शियन का चाल चलन था, तो पर्शियन में लिखा है इन्होंने, ठीक है। और इनका ब्यूरियल जो है, ब्यूरियल साइट कहाँ है, लाहौर। इन सब के ब्यूरियल साइट सुपर इंपॉर्टेंट, फिर से रिकॉल कर लो। बाबर का काबुल, आपका हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा, और
इसका जहांगीर का लाहौर। इनमें से दो तीन भी अगर याद होंगे, मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसी पैटर्न पे आता है, तो यू कैन एलिमिनेशन लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग शाहजहां पे। तो शाहजहां जो है वो उनका नाम बचपन में क्या था, खुर्रम था, प्रिंस खुर्रम जो है वो थे। उनकी मदर का नाम कौन क्या था, तो जगत गोसाई या फिर जोधा भाई। वही ये बेसिकली नूरजहां के बच्चे नहीं थे, ये किसके थे, तो ये आपके जो बाद में इनकी जिनसे शादी हुई थी जोधा भाई के रिलेटिव्स में, ये उनके बेटे थे। ठीक है, इन्होंने थ्रोन को असेंड किया और इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है डेक्कन में जिस तरह से इन्होंने कंक्वेस्ट की और इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज थी, इनके लिए इनको जाना जाता है। सबसे पहली चीज जो इन्होंने फेस की थी, इनको रिवोल्ट्स फेस करने पड़े बुंदेलखंड में, उसके बाद डेक्कन में। 3 साल के अंदर अंदर इनकी जो, मतलब 3 साल जैसे ही इनको एक्सेशन हुआ, थ्रोन इनको जैसे ही मिला, तो इनकी जो बिलेवेड वाइफ थी मुमताज महल, शी एक्सपायर्ड, शी डाइड इन 1631, और उनकी मेमोरी में ही, उनकी लविंग मेमोरी में ही ताजमहल का क्रिएशन हुआ है, तो हम बचपन से जानते हैं। इन्होंने पोर्टुगीज को भी हराया, क्योंकि आपको अगर पता हो कि इसी टाइम पे फिर जो पोर्टुगीज है उन्होंने गंगा नदी से पायरेसी वगैरह ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी, तो इन्होंने आपके पोर्टुगीज को भी हराया। और एडिशनली इन्होंने निजाम शाही डायनेस्टी, ठीक है, जहांगीर निजाम शाही डायनेस्टी जो आपके अहमदनगर वाले थे, इनको पूरा, जो अहमदनगर वैसे अगर आप देखोगे तो जहांगीर के टाइम पर ही एनेक्स कर लिया गया था, बट पूरा कंट्रोल मुगल्स का अहमदनगर पर। ठीक है, अहमदनगर आपका पहले बहामनी किंगडम का पार्ट था, तो पूरा अहमदनगर को पे प्रॉपर मुगल कंट्रोल जो है वो शाहजहां ने ही एस्टैब्लिश किया था। इसके अलावा फिर डेक्कन में आपके डेक्कन सल्तनत में बीजापुर भी थे, क्योंकि अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, बेरर, सारे आपके गोलकोंडा, ये सारे आपके थे जो कि सेपरेट हुए थे। बहामनी किंगडम जब 5 टुकड़ों में टूटा था, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा गोलकोंडा को भी अपनी सुजर्निटी में ले लिया, अपने अंडर, अपने कंट्रोल में रख लिया। ठीक है, तो अब बचा क्या, पांचों में से आपका अहमदनगर तो आ ही गया, गोलकोंडा आ ही गया, बीजापुर, बेरर और बिदर बच रहा था। पांचों में से तीन तो इन्होंने कंट्रोल कर ही लिए। इन्होंने अपनी आर्मी को बाल्ख भी भेजा था, ताकि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है, ठीक है, बल्किस्तान वाला जो पूरा एरिया है, उससे भी वो कंट्रोल कर सके। इन्होंने कांधार, अफगानिस्तान वगैरह को रिकवर कर लिया था, क्योंकि वो सब सारा एरिया जो है इस टाइम तक ईरानियंस को हम लूज कर चुके थे। ठीक है, तो इन्होंने उसे भी रिकवर कर लिया, कांधार वगैरह जो है उसको रिकवर कर लिया। बट अगेन उन्होंने 1647 में उसे लूज भी कर दिया। ठीक है, और उनके बेटे कौन थे, तो मुराद थे, औरंगजेब थे, दारा थे, ये सारे जो है इनके बेटे हुआ करते थे। तो ये सब इनके बारे में अगर आप देखोगे, शाहजहां के बारे में ये सारी चीजें सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर शाहजहां के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ से उतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आएगा औरंगजेब को डिस्कस करने के बाद। ठीक है, सो शाहजहां को लेके सुपर इम्पोर्टेंट चीज अगर देखी जाए तो आपका एक तो ये मुमताज महल वाला है, एक आपका ये हो गया कि पोर्टुगीज को हराया इन्होंने, दूसरा इन्होंने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा पे कंट्रोल ले लिया था। इन्होंने मुगल वो बना दिया था, उन्हें सुजर्निटी वहां पे आ गई थी। तो ये दो तीन चीजें जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है। जहांगीर को लेके अगेन तो के जहांगीर ही इंपॉर्टेंट है, इनका ब्यूरियल लाहौर में है वो इम्पोर्टेंट है। ये आपके जो अर्जन देव है आदि ग्रंथ, और आदि ग्रंथ को ही हम गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये पूछा जाता है कि किन्होंने रिवोल्ट किया था, तो उनके खुसरो, खुर्रम और महावत खान ने रिवोल्ट किया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो है आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किंग जेम्स वन ने, क्वेश्चन में ट्विक करके वो डाल देते हैं कि किंग्स जेम्स वन ने किसको भेजा था, तो किंग्स जेम्स वन ने सर थॉमस रॉय को भेजा था। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अब इनके शाहजहां के रीन के टाइम पे फ्रेंच ट्रैवलर आए थे और इटालियन ट्रैवलर आए थे, सुपर इंपॉर्टेंट। फ्रेंच ट्रैवलर का नाम क्या था, तो फ्रेंच से जो आए थे वो आपके बर्नियर और तेवेर्नियर थे, और निकोलो मनुक्की और पीटर मुंडिक, ये दो ट्रैवलर्स आए थे जो कि इटालियन ट्रैवलर्स थे। तो शाहजहां के टाइम पे की जो चीजें हैं ये फिर उन्होंने फेमाइन वगैरह जो भी आया था इसको इन्होंने नोट डाउन करके ये लेकर गए थे। ठीक है, तो शाहजहां के रीन को अगर फ्रेंच ट्रैवलर कौन थे,
बर्नियर तेवेर्नियर। इसका पूछा जाता है कि बर्नियर और तेवेर्नियर जो है इनके रूट्स कहाँ से थे। ओके, बर्नियर और तेवेर्नियर जो है दे वर फ्रॉम वेयर। दूसरी चीज, निकोलो मनुक्की और पीटर मुंडी ये कहाँ से थे, तो ये इटालियन थे। ठीक है। एंड ये आपका ऐसा बोला जाता है कि जो शाहजहां का जो रीन था, इट वाज द पिनेकल ऑफ द मुगल डायनेस्टी। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे नीचे आया, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा आर्ट कल्चर, अगर आप देखोगे ना, आर्ट कल्चर का जो ये ट्रेंड था ये जहांगीर से शुरू हुआ था। ही वॉज ऑल्सो वेरी मच इन टू द आर्ट एंड कल्चर। अकबर तो थे ही थोड़े बहुत, बट सबसे ज्यादा जो है वो जहांगीर थे, तो वहां से इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं आर्ट कल्चर आर्किटेक्चर की तरफ आया। अकबर तक फिर भी हम लोग रहता था कि कंक्वेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है। अब ये पूरा अपने जेनिथ पर था कब, आर्ट एंड कल्चर जब शाहजहां है, वो तो और ज्यादा मतलब आर्ट आर्किटेक्चर। इन्होंने आपका रेड फोर्ट बनवाया है दिल्ली वाला, जामा मस्जिद बनवाया है, ताजमहल बनाया है। तो दीज आर सम ऑफ द मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स। शाहजहां की फिर हेल्थ जो है धीरे धीरे खराब होने लगी। फिर हुआ आपका वॉर ऑफ सक्सेशन, उनके चार बेटे थे, चारों के बीच में फिर लड़ाई होने लगी। और उसके बाद औरंगजेब जो है वो विक्टोरियस आए, उन्होंने फिर फाइनली जो है थ्रोन को लिया और 1658 में खुद को क्राउन कर लिया। और खुद को क्राउन करके इन्होंने अपने ही पापा को जेल में बंद कर दिया आगरा फोर्ट में, जहाँ की वो फिर एक्सपायर कर गए। और फाइनली उनको फिर बरी किया गया था ताजमहल में आगरा, जहाँ पे मुमताज महल का जो मकबरा है वहीं बगल में ही फिर इनको भी उन्हीं के बगल में बरी किया गया था। ठीक है। तो वॉर ऑफ सक्सेशन जब हुआ, जैसा कि आपको पता है कि दारा आपके हो गए, शाह शुजा, मुराद, औरंगजेब, ठीक है, इन चारों के बीचों में आपका वॉर ऑफ सक्सेशन है। तो ये कैसे कैसे हुआ था, तो आपका बहादुरपुर में दारा और शाह शुजा ने लड़ाई की, धर्मात में आपके औरंगजेब और मुराद ने, सामूगढ़ में आपके औरंगजेब, मुराद, दारा सब ने लड़ाई की, खजुआ जो है इलाहाबाद के पास है, वहां पे औरंगजेब और शाह शुजा ने की। इसमें आपको सारे रिमेम्बर नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर जो है औरंगजेब ने डिफीट किया दारा को, दारा को कहा, धर्मात में, तो दारा एट धर्मात। ठीक है। तो औरंगजेब ने दारा से कहाँ लड़ा था, धर्मात में, दारा धर्मात, इसको याद रखना। उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई हुई और देवराई की लड़ाई हुई, तो ये आप डीएसडी करके ध्यान रख सकते हो, दारा धर्मात, सामूगढ़ और देवराई। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लड़ाई थी इसमें से वो सामूगढ़ वाली थी, इसके बाद ही मतलब हो गया कि अब बस फाइनल है। ठीक है। देवराई जो है वो लास्ट था, तो इसका सीक्वेंस ध्यान में रखना। इसके बाद आपके जो औरंगजेब जी हैं, उनको भी जी लगा रही हूँ मैं, एनीवेज। तो औरंगजेब जो है ही वॉज क्राउंड एट दिल्ली। और इन्होंने टाइटल किसका लिया, तो इन्होंने टाइटल लिया था आलमगीर का। ठीक है। और इन्होंने लगभग लगभग 50 साल तक रूल किया, अब जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई फेब में। ठीक है। अहमदनगर में ही उनको एक्सपायर किए थे। पहले 23 साल जो है इनके रूल के, औरंगजेब का पूरा ध्यान जो है नॉर्थ इंडिया में था। बट मराठास जो है नीचे आपके उठ रहे थे। अब यहाँ से आता है आपका मराठा वाला ट्विस्ट। और मराठास जो है नीचे शिवाजी के अंडर जो है उन्होंने अपना खुद का एक एम्पायर मतलब सेटअप कर लिया डेक्कन में। और फाइनली फिर औरंगजेब और मराठा की खिटपिट होने लग गई शिवाजी के साथ, स्पेशली ऐसे। तो पहले जो है औरंगजेब का ध्यान पूरा नॉर्थ इंडिया में था, बट लेटर ऑन फिर उनका ध्यान डेक्कन में जाने लगा, क्योंकि जो मराठास है फिर वो अलग अलग एरियाज जो है बहामनी वाले उसको भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुगल्स और मराठास जो हैं आपके, जो शिवाजीज जो हैं वो मतलब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। अब औरंगजेब ने क्या किया, तो जैसा कि हमें पता है कि जो जहांगीर थे, जहांगीर के टाइम पर आपके फिफ्थ गुरु कौन थे, अर्जन देव। उनको डेथ सेंटेंस सुनाया था, क्योंकि अगेन उन्होंने उनके प्रिंस की हेल्प की थी रिवोल्ट करने में। उसके बाद उन्होंने ही आदि ग्रंथ लिखा है, जिसको कि अब हम गुरु ग्रंथ साहिब बोल के उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि अब गुरु वाला सिस्टम खत्म हो गया 10th गुरु के बाद, गुरु गोविंद सिंह के बाद, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, सो दैट पटना साहिब वाला जो है वहां पर हुआ था, राइट। सो औरंगजेब ये जो है इन्होंने गुरु तेग बहादुर, ये हमारे 9th गुरु थे। तो गुरु तेग बहादुर के ही बेटे हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी थे, जो कि ही वॉज गोइंग समवेयर नॉर्थ ईस्ट जा रहे थे वो अपनी वाइफ को लेके, वहां उन्होंने ब्रेक लिया था और वहीं पे वो उनका जन्म हुआ। ठीक है, पटना साहिब में। सो 9th गुरु जो है 6 का, उनको इन्होंने एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि उन्होंने कन्वर्जन से मना कर दिया था।
कि भाई क्योंकि हम इस्लाम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर उन्होंने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था, उनको उन्होंने मार दिया था। 10th और लास्ट सिख गुरु जो थे गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, ये गुरु जीटीबी के जो है ये फादर थे। और उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी पूरी कम्युनिटी को क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया किसमें, खालसा में, ताकि वो मुस्लिम से वो फाइट कर सके और वो अपने पापा के डेथ का बदला ले सके, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज कोई कन्वर्ट नहीं होना चाहता आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसको लिए अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खालसा जो है वो किसने बनाया था। तो खालसा अगेन एक आपका कम्युनिटी था जो कि किन्होंने बिल्डअप किया था, खालसा में ऑर्गेनाइज किसने किया था, गुरु गोबिंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा ऑर्गेनाइज किया था। बट गुरु गोबिंद सिंह का भी असैसिनेशन कर दिया गया था, क्योंकि ये इतने एक्टिव थे तो उनको भी असैसिनेट कर दिया गया था 1708 में। उनके ट्रस्टेड डिसाइपल जो थे वो कौन थे, बंदा बहादुर। ठीक है, इनके जो एक डिसाइपल थे गुरु गोबिंद सिंह के, वो थे बंदा बहादुर। ये बंदा बहादुर सच में बहादुर थे, डिस्पाइट कि गुरु गोबिंद सिंह आपके एक्सपायर कर गए, उनका नॉट एक्सपायर कर गया, असैसिनेटेड, ही वाज असैसिनेटेड, डिस्पाइट दैट उन्होंने अपना मुगल्स के अगेंस्ट वॉर जो है कंटिन्यू की। ये जो बंदा बहादुर थे, इन बंदा बहादुर का जो रियल नेम था दैट वाज योर लक्ष्मण देव। ठीक है, इनका जो ओरिजिनल नेम था वो लक्ष्मण देव था। फिर ये सेंट बन गए, इन्होंने फिर सब कुछ त्याग व्याग दिया और इन्होंने अपना नाम फिर माधव दास रख दिया। फाइनली जो इनको बंदा बहादुर कौन बुलाने लगे, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने ही इनका नाम फाइनली बंदा बहादुर रखा था कि भाई आप बंदे हो, बहादुर बंदे हो। ठीक है, तो इनका ओरिजिनल नेम लक्ष्मण देव था और इन्होंने अपने आप को सेंट बनते अपना नाम चेंज करके बोला कि भाई मैं माधव दास हूँ, और गुरु गोविंद सिंह ने इनका नाम क्या रखा था, तो इनका नाम रखा था बंदा बहादुर। ठीक है, इस तरीके से अब अलग अलग आपके औरंगजेब लगभग 50 साल रूल किया है, और क्योंकि इसकी पॉलिसीज बहुत अग्रेसिव था, इसने नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे कन्क्वेस्ट करने की कोशिश की, अलग अलग पॉलिसीज लाया, ग्रेगेरियन पॉलिसीज, तो इसको यू कैन स्किप। ठीक है, साउथ इंडिया में अगेन इसने बीजापुर को एनेक्स किया। ठीक है, लीडर वहाँ पे सिकंदर आदिल शाह था। गोलकोंडा को वो एनेक्स किया। मुगल मराठा स्ट्रगल जो है वो चलता ही रहा, मतलब ये इतना लंबा चला कि संभाजी, राजा राम, ताराबाई तक ये पूरा जो है चलते रहा, और मराठास को ये हमेशा दबाने की कोशिश करता था। ठीक है, और इन्होंने इसने क्या किया, इन्हें 1682 के लगभग, क्योंकि 50 साल का रेन था, तो 1682 के लगभग लगभग 23-24 साल जब हो गए इसको रूल करते करते, तो इसने अपना पूरा ध्यान जो है ये नॉर्थ इंडिया से हटाकर साउथ इंडिया पे चला गया, और ये मराठास को क्रश करने की कोशिश करते रहता था कि भाई मैं कैसे जो है मराठास को दबाऊं। शिवाजी जो है, शिवाजी वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठास, और ये सबसे पावरफुल मराठा किंग थे। इनकी बहुत अलग ही स्टोरी है, विल नॉट गो इनटू द स्टोरी। अभी हम लोग मराठास भी डिस्कस करेंगे। तो शिवाजी जो है, ही वाज द मोस्ट पावरफुल मराठा किंग। उन्होंने ही मराठा वाला सिस्टम शुरू किया था, उन्होंने ही मराठास की नींव रखी थी। ठीक है, और ये एक बहुत खतरनाक वाले एनिमी थे किसके, औरंगजेब के। तो औरंगजेब जो है इन्हें हरा नहीं पा रहा था। ठीक है, मतलब बहुत कोशिश की, ये हरा नहीं पा रहा था। तो इन्होंने फिर कॉन्स्पायर किया, जयसिंह थे। ठीक है, आम्बेर के जो राजपूत आपके थे जयसिंह, इनके साथ इन्होंने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की कि भाई चलो ठीक है, अब कुछ करके अब इसे बस हटाना है। तो जयसिंह ने फिर उसे अश्योरेंस दिया कि भाई ठीक है हम इसको हटा देंगे। तो शिवाजी को इन्होंने अपने कोर्ट में बुलाया, औरंगजेब के कोर्ट में बुलाया बातचीत करने के लिए, और उसके बाद उसको उनको फिर इम्प्रिजन करके लेके चले गए कि भाई अब तुम बातचीत करने बुला रहे हो, बट तुम बंद बंद करके उसको लेके चले गए। बट किसी तरह से वो वहां से बच के निकल गए, और उन्होंने फिर खुद को इंडिपेंडेंट मोनार्क डिक्लेयर कर दिया 1674 में। ठीक है, और इस टाइम पे लगभग इनकी जो स्टोरी है कुछ इस तरीके से थी कि एक्चुअल में स्टार्टिंग में जब इनको शिवाजी को ओवर पावर करना था, तो इन्होंने अपना एक बंगाल का जो गवर्नर था शाइस्ता खान करके, इसकी इनकी स्टोरी आप अभी इसमें भी पढ़ोगे, मराठा जब हम पढ़ेंगे, फिर भी मैं ब्रीफली बता देती हूँ। तो शाइस्ता खान करके गवर्नर थे, उनको अपॉइंट किया था कि भाई शिवाजी को हमें ओवर पावर करना है वो, बट ही फेल्ड। ये उस टाइम पे डेक्कन वाला पार्ट देख रहे थे शाइस्ता खान, तो अब औरंगजेब ने क्या किया, शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया कि भाई तुम उधर जाओ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो राजा जयसिंह से इन्होंने बात की कि भाई हमें इनको ओवरकम करना है। इन्होंने फिर एक अपनी कॉन्स्पायर किया,
और किसी तरह इन्होंने क्या किया, पुरंदर जो फोर्ट था, जो शिवाजी का पुरंदर वाला फोर्ट था, यहीं पर इन्होंने अपने फैमिली को, अपने जो रिसोर्सेज होते हैं, खाना पीना ये वो सब कुछ इन्होंने इस फोर्ट में बंद करके रखा हुआ था। ठीक है, अब ये भाग भाग के आए, उसके बाद इन्होंने सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ था। अब वेस्टर्न घाट्स में ना लड़ाई करना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप ऊपर वाले साइड पर हो तो कहीं भी जो शिवाजी को है वो हराया नहीं जा पा रहा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि वो शिवाजी को पकड़ा जाए और ये सारी चीजें की जाए। तो इन्होंने पुरंदर में सब कुछ किया था। अब आपके जो राजा जयसिंह है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुरंदर वाला फोर्ट, उन्हें किसी तरह पता चल गया कि भाई पुरंदर में ही इनकी सारी दुखती नस है, तोते की जान जो है इसी पुरंदर वाले फोर्ट में है, पूरी फैमिली है, सारा सामान वगैरह सब यही है। अब आप उसी को कैप्चर कर लोगे, उसी को चारों तरफ से घेर लोगे, तो कुछ भी मूवमेंट, कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो अब ये जो पुरंदर वाला फोर्ट है, इसी को जो जयसिंह है इन्होंने बहुत टैक्टफुली आपका चारों तरफ से घेर वेर लिया। ठीक है, और फिर आपका ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी। ये बात है लगभग 1665 के आसपास की। ठीक है, उसके बाद ही आपका ये सब हुआ था कि इनको औरंगजेब के कोर्ट में बुलाया गया, और उसके बाद इनको बुलाकर फिर इनको बंद बंद कर लिया गया, इन प्रिजन करवा लिया गया, एंड देन फिर ये एस्केप करके आए, फिर ये कभी इनके हाथ में नहीं आए। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये भाग भाग के आए। उसके बाद इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं अब अपना इंडिपेंडेंट मोनार्क हूँ। इसके बाद जो शिवाजी है 1674 में इन्होंने खुद का कोरोनेशन वगैरह भी करा लिया। इससे पहले क्या था, इन्होंने अपने आप को छत्रपति शिवाजी नहीं बोला था, इन्होंने खुद को कोरोनेट नहीं कराया था, खुद को राजा डिक्लेयर नहीं किया था। बट 1674 में जब वो भाग भाग कर आए वहां से, तो उसके बाद इन्होंने खुद को राजा ही डिक्लेयर कर लिया, कोरोनेट करवा लिया, और अपने आप को छत्रपति डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपके इनके जो बेटे थे संभाजी, इनके साथ भी इनकी खिटपिट चलती रही औरंगजेब की, उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर उसके जब उसके भाई आए, संभाजी के भाई राजा राम भी आ गए, इन्हीं के बेटे थे, तो उसको भी ऐसे ही किया इन्होंने। फिर उनकी ताराबाई आई, तो ये सारी चीज़ें जो है ये चलती रही। तो ये मतलब इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो कंटिन्यू रही। मुगल कन्क्वेस्ट जो है ये सारा आपका क्लाइमैक्स पे पहुंचा था औरंगजेब की रीन में। बीजापुर, गोलकोंडा, सब चीज़, सब सारे उसको ना सबको एनेक्स कर लिया गया वापस से प्रॉपरली। औरंगजेब जो है वो 1707 में एक्सपायर हो गए। इनको खुल्दाबाद, दौलताबाद वाले उसमें आपका बरी किया गया था। अभी खुल्दाबाद का ना नाम चेंज कर दिया गया है। तो अगर आप करंट अफेयर से अवेयर हो, आप मुझे बताओ कमेंट करके कि भाई खुल्दाबाद जो दौलताबाद है उसका नाम अभी चेंज किया गया रिसेंटली, क्या रखा गया है उसका नाम। ठीक है, ओके। इसको एक बार, अच्छा अगर आपको नहीं भी कमेंट करना हो ना तो एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि वो मिस कर दोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, करंट अफेयर में हो सकता है पूछ दिया जाए, अभी रिसेंटली 1.5-2 महीने हुए हैं, अभी चेंज किया गया है। ठीक है, ये खुल्दाबाद आपका ये महाराष्ट्र में है। इसका इसी जगह का नाम चेंज किया गया है, दौलताबाद से कुछ और रखा गया है। ठीक है, इनको औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी बुलाया जाता था, जिनको मतलब ऐसा बोलते थे कि लिविंग सेंट वी यूज टू कॉल देम। ओके, इनको लिविंग सेंट बोला जाता था। जजिया जो है इस टाइम पर री इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, जजिया जो है अबॉलिश किया, बट इन्होंने इसे री इंट्रोड्यूस कर दिया। हिंदू मनसब जो है ये अपना हाई प्रोपोर्शन, मतलब इस टाइम पर भी काफ़ी अच्छे खासे जो हिंदू लोग हैं वो रूल में थे। अब औरंगजेब ऑफ कोर्स एक्सपायर हो गए 1707 में। इसके बाद जो है मुगल एम्पायर इट वेंट डाउन द ड्रेन। इसके बाद कुछ भी ढंग का इस टाइप का आपका नहीं हुआ। औरंगजेब की पॉलिसीज में वही था, आपका सती कस्टम पे बैन लगाया था, री इंट्रोडक्शन ऑफ जिजिया, ये दो चीज़ें जो है, सती कस्टम अच्छी चीज़ है कि इस टाइम पे बैन था। और इस टाइम पे आपके नौरोज फेस्टिवल चलते थे। मुहा तासिब जो है, जो कि मॉरल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते थे, इस टाइप के लोगों को इस्टेब्लिश किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था। यही था, यहाँ तक ही आपकी जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट थी। औरंगजेब के बाद मुगल डायनेस्टी, मुगल जो एम्परर है, मुगल जो पूरा आपका है एम्पायर जो है, इट वेंट डाउन द ड्रेन। लेटर मुगल्स अगर हम देखें तो आपके सबसे पहले बहादुर शाह फर्स्ट थे। इनका ओरिजिनल नेम जो है ये मुअज्जम था। इन्होंने टाइटल ले रखा था शाह आलम फर्स्ट का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कौन आए, आई विल टेल यू कि और किसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं आपके जहंदर शाह। ठीक है, इनको किसने हेल्प की थी, इनकी हेल्प की थी आपके जुल्फिकर खान ने। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जुल्फिकर खान के हेल्प से कौन सा मुगल एम्पायर जो है वो थ्रोन पर आया था।
क्योंकि इन्होंने जिजिया अबॉलिश किया था। ओके, तो जहेंद्र शाह जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके जुल्फिकर खान के हेल्प से जहेंद्र शाह जो है वो थ्रोन पर आए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं फारूक सियार। फारूक सियार अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। रीजन बीइंग इन्होंने गोल्डन फरमान वगैरह 1717 के आसपास इशू किया था। ठीक है, कहीं ना कहीं कलकत्ता जो हमारे हाथ से चला गया पूरी तरह, इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो फारूक सियार का आपको गोल्डन फरमान याद आएगा। ठीक है, तो फारूक सियार एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इनको ना इनके नोबल्स ने ही किल कर दिया था, इनके नोबल्स ने ही इनका असैसिनेशन किया था। और ये ऐसे पहले राजा थे जिनको मुगल, मतलब नॉट पहले राजा थे, मुगल्स में ये पहले थे जिनको उनके नोबल्स ने ही मार दिया था। ठीक है, तो फारूक सियार जो है सुपर इम्पोर्टेंट। इनको अगेन थ्रोन पे आने में हेल्प किसने की थी? तो सैयद ब्रदर्स है, इनको किंग मेकर्स बोला जाता था। ठीक है, सैयद ब्रदर्स जो है इनको हम लोग किंग मेकर्स बोलते थे। और इन्हीं सैयद ब्रदर्स ने आपके जो अब्दुल्ला खान और हुसैन खान अली इनके नाम थे, इन्होंने हेल्प किया था फारूक सियार को थ्रोन पर आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अगेन वन ऑफ द सुपर इम्पॉर्टेंट आपके मुगल शासक थे। इन्हीं के टाइम पर हम जो हमारा हमने जो तख्ते तौस और आपका जो कोहिनूर डायमंड है जो शाहजहाँ के टाइम पर आया था, बना था, इसको हमने लूज कर दिया। यस, नादिर शाह का जो इन्वेजन है, जो नादिर शाह ने जो रेड की थी इंडिया पे, वो इसी टाइम पर की थी। ठीक है, इन्हीं के दौर में मोहम्मद शाह के टाइम पर इनको, मोहम्मद शाह जो है ना, अगर आप स्पेक्ट्रम जब पढ़ोगे इनको रंगीला भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब कलरफुल टाइप के मिजाज के आदमी थे। डांस वगैरह करवाना इस टाइप का इनका थोड़ा नेचर था कि आपका जो आई मीन जो सभा लगती है उसमें डांस हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, तो ये इस टाइप के थे, तो इन्हें रंगीला भी बोला जाता था। तो मोहम्मद शाह, कई बार पूछा जाता है कि नादिर शाह का इन्वेजन किसके टाइम पर हुआ था, तो मोहम्मद शाह के टाइम पर ही आपका जो नादिर शाह है वो आए थे और उन्होंने इन्वेड किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अहमद शाह। अहमद शाह के टाइम पर आपका जो अहमद शाह अब्दाली जो है ये आए थे, और इन्होंने मतलब ही मार्च टूवर्ड्स द दिल्ली, और इन्होंने पंजाब और मुल्तान वाला जो पूरा एरिया है इसको इन्होंने सीड किया था। अभी देखो यहाँ पे आपका बैटल ऑफ पानीपत नहीं हुआ है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो बाद में हुआ था। किसके टाइम पर हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपका शाह आलम टू के टाइम पर हुआ था, क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपका 1761 में हुआ था। ठीक है, तो ये अभी आपके अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ही आपके कौन थे? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में वॉर हुआ था वो। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में। बट ये इस टाइम पे अहमद शाह के टाइम पे ही आपके अहमद शाह अब्दाली जो है ये आए थे, बट पंजाब और मुल्तान वाले रीजन से वापस चले गए थे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग आलमगीर टू। आलमगीर टू जो है अगेन ये अहमद शाह के बाद आए थे, इनका भी असैसिनेशन हुआ था। ठीक है, इनको असैसिनेट किया गया था। यहाँ पर ध्यान देना, इनको इनके नोबल्स ने ही मार दिया था। ठीक है, इनके जो आसपास जो इनके नोबल्स रहते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो नोबल्स थे इनके ऑफिस, मतलब इनके दरबार में, उन्होंने ही किल कर दिया था। आलमगीर टू का जो है असैसिनेशन हुआ था, ही वॉज वेरी शॉर्ट लिव्ड, 54 से 59 तक थे। और इसके बाद अगेन दिल्ली पे बार बार मराठास जो है हमला करते थे इसी टाइम पर, तो दिल्ली को प्लंडर कर रहे थे मराठास। फिर आ जाते हैं हमारे शाह आलम टू। शाह आलम टू को हम लोग अली गौर भी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बोला जाता है कि अली गौर का एक्सपेडिशन बिहार में कब से कब तक हुआ था। तो इन्होंने लगभग 1759 से 1764 तक आपका बार बार जो है एक्सपेडिशन, जब फाइनली आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है, आपका जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, तब जाके अलीगौर का एक्सपेडिशन खत्म हुआ था। क्योंकि जब बैटल ऑफ बक्सर में ये हार गए, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, इनको पेंशन पे रखा गया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, तो तब जाके इनका एक्सपेडिशन जो है वो खत्म हुआ था बिहार की तरफ, वरना ये बिहार की तरफ आते रहते थे। तो शाह आलम टू को ही हम अलीगौर बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वहां से बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इन्हीं के टाइम पे, शाह आलम टू के टाइम पे, क्योंकि 59 में आ गए थे, 61 में आपका बैटल ऑफ पानीपत हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है इन्हीं के टाइम पर हुआ था, और बैटल ऑफ आपका बक्सर जो है वो 1764 में इन्हीं के टाइम पर हुआ था। ठीक है,
ओके इसके बाद आ जाते हैं हमारे अकबर टू। अकबर टू अगेन ही इज वन ऑफ द सुपर इम्पोर्टेंट। ये क्यों? क्योंकि अकबर टू ने ही जो हमारे राजा राम मोहन रॉय, उनका नाम था राम मोहन रॉय, उनको राजा का टाइटल किसने दिया था? तो वो हमारे अकबर टू ने दिया था। तो ये यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राम मोहन रॉय जी को राजा का टाइटल किसने दिया था? तो आपके इन्हीं अकबर टू ने दिया था। लास्ट मुगल रूलर हम सबको पता है बहादुर शाह टू थे। इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में भी पार्टिसिपेट किया था। और फाइनली जब रिवोल्ट को दबाया गया था तो इनको फिर डिपोर्ट कर दिया गया था। कहाँ डिपोर्ट कर दिया गया था? तो इनको रंगून बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको लेटर मुगल्स के कुछ कुछ जो रूलर्स हैं उनके नाम याद रखने हैं, अलॉन्ग विथ उन्होंने क्या स्पेशल किया या फिर क्या उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल है। जैसे जहांदर शाह, जुल्फिकर खान, फारूक सियाह ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह, नादिर शाह ये ध्यान रखना है, और मार्चिंग वाला अहमद शाह अब्दाली आप ऐसे याद रख लोगे। आलमगीर टू को अगेन असैसिनेट किया गया था। शाह आलम टू अली और बिहार वाला रिमेंबर। फिर आपका आ जाता है शाह आलम टू। इसी के टाइम पे आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर किन के बीच में हुआ था? तो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और इसके बाद हमारे जो बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ था? तो हमें भी पता है ईस्ट इंडिया कंपनी थे वहाँ से आपके जो ये मुंगेर वाले जो थे, जिन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था मुंगेर। ठीक है, तो ये सब मिलके इन्होंने, और फिर वो लखनऊ वाले जो थे वो थे आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। फाइनली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ खत्म हुआ था। तो अली गौर का एक्सपेडिशन भी उसी के साथ खत्म हुआ था। तो ये सारी चीज़ आपको रिलेट करके रखना है। ये सारा पार्ट अगेन आपका स्पेक्ट्रम सीरीज में प्रॉपरली डिटेल में कवर कराई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, क्योंकि सब पार्ट जो है अब आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री भी इसमें अब आने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर हम लोग बात करें तो मुगल एम्पायर जो है इनको हमने किस में डिवाइड कर रखा था? तो इनको हमने सूबाज में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, सूबाज में, जो कि फाइनली हमने सरकार, परगना और ग्राम। तो जैसे पहले क्या था, इक्ताज में डिवाइड कर रखा था, तो यहाँ पर अब क्या हो गए? सूबाज हो गए। प्रोविंसेस जो है वो सूबाज हो गए। टेरिटोरियल यूनिट्स भी थे, जैसे आपके खलीसा बोला जाता था, जो रॉयल लैंड हो गया। ऑटोनॉमस जो राजाज होते थे उन्हें जागीर, की भाई हमने आपको ये जागीर दे दी, क्या आप इसको संभालो, अपने अकॉर्डिंग ऑटोनॉमसली संभालो। ठीक है, इनाम दिया जाता था जिसमें आपको लैंड गिफ्ट किया जाएगा, इस टाइप की चीजें। 15 सूबाज हुए थे, 15 सूबाज थे अकबर के रीन के टाइम पे, मतलब 15 प्रोविंसेस थे। और बाद में ये बड़े थे। तो सूबा क्या होता था? सूबा यूज टू बी योर प्रोविंस। सराकर मतलब डिस्ट्रिक्ट, परगना मतलब तालुका, ग्राम मतलब विलेज। हेड की अगर हम बात करें, इंचार्ज की अगर हम बात करें, तो सूबा का जो हेड होता था वो सूबेदार होता था। साराकार या फिर डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था उसे हम फौजदार बोलते थे। परगना का जो हेड होता था उसे सिकदर बोलते थे। और मुकद्दम हो गया आपका विलेज वाला हेड वन। ठीक है, अकबर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। मनसब हो गया आपका रैंक, कि भाई आपकी क्या रैंक है। ठीक है, सिविल और मिलिट्री दोनों में ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी कि आप ब्यूरोक्रेसी, आप मनसब होल्ड करोगे कि आपके पास ये मनसब है, इस रैंक के आप हो। ठीक है, मुगल मनसब जो है इसमें दो चीज़ें होती थी। एक होता था जाट, जिसमें आपका पर्सनल रैंक और पर्सनल पे स्टेटस होता था, और एक होता था सवार, कि आपको कितने हॉर्सेस को मेंटेन करना है। ठीक है, कि आपकी एक रैंक हो गई कि भाई आप, आपके पास इतने मनसब है, आपको इतना, आपका ये रैंक है, बाकियों का ये रैंक है। ठीक है, आपके पास 400 मनसब है, ऑब्वियसली आप ऊपर हो, किसी के पास 50 मनसब है तो आप नीचे हो। उसी के अकॉर्डिंग आपका पे स्टेटस भी डिसाइड होता था। और सवार, सवार यूज टू बी कि आपको कितने हॉर्समैन मेंटेन करने हैं। ठीक है, आपके हॉर्सेस नहीं, हॉर्समैन। तो आपके अंडर जो है, सपोज करो 50 हॉर्समैन है, 50 हॉर्समैन है तो ऑब्वियसली 50 हॉर्सेस भी होंगे। तो इस तरीके से आपके जाट और सवार जो है ये मुगल मनसब के रैंक्स होते थे। मनसबदार जो है वो 3 कैटेगरीज के होते थे। एक होते थे मनसबदार, अमीर और अमीर उम्दा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पे मोड 2 टाइप्स के होते थे। एक या तो आप कैश में पे करते थे, जिसे नकदी बोलते हैं, आज भी हम कैश में किसी को पे करते हैं तो इसे कि यार नगद दे देना इतना इतना। और दूसरा कि जागीरदार। जागीरदार में कुछ नहीं, आपको किसी एरिया का दे दिया जाएगा कि भाई यहाँ का आप सब कुछ अब खुद से संभालो, लैंड रेवेन्यू ये वो सब कुछ आप खुद से ले लो। ठीक है, जहांगीर ने आपका शुरू किया था, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दुआसपा सियासपा सिस्टम। ठीक है, तो जहांगीर ने आपका क्या सिस्टम स्टार्ट किया था? दुआसपा सियासपा सिस्टम। तो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि जहांगीर ने, सॉरी, दुआसपा सियासपा सिस्टम जो है वो किसने शुरू किया था? तो इट वाज स्टार्टेड बाय योर जहांगीर, जहां पर एक सवार रैंक
वंस सवार रैंक कैन नॉट बी रेज विदाउट रेजिंग द जाट रैंक। तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप नंबर ऑफ हॉर्समैन, आपके पास आज 50 हॉर्समैन है, कल मैं बोलूँ कि भाई आप 100 हॉर्समैन को संभालो। मैंने आपकी जाट रैंक इंक्रीज नहीं की, मैंने आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं की, मैंने आपका जो मनसब वाला नंबर है वो इंक्रीज नहीं किया, मैंने बस बोला आपका सिर्फ काम बढ़ा दिया कि भाई अब आप जो है 100 हॉर्समैन को संभालो। तो दो आसपास ही आसपास सिस्टम में यही था कि सवार रैंक आप बिना जाट रैंक बढ़ाए नहीं बढ़ा सकते हो। दूसरा था शाहजहां ने क्या ऐड किया था, तो इन्होंने जमा दमा या फिर महाना जागीर मंथली स्केल सिस्टम जो है ये शुरू किया था। ठीक है, तो आपका शाहजहां ने क्या शुरू किया था, जमा दामी या फिर महाना जागीर सिस्टम, मंथली स्केल सिस्टम था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शाहजहां ने आसपास से आसपास सिस्टम जहांगीर का था, जमा दामी या फिर महाना जागीर सिस्टम, जिसमें मंथली आपका स्केलिंग होती थी। तो ये आपका किन्होंने शुरू किया था, शाहजहां ने। अल्टीमेटली आपका जागीरदारी और एग्रेरियन क्राइसिस वगैरह जो थे, क्योंकि जागीरदारी में इश्यूज आने लगे थे, अब आप सबको इंडिपेंडेंटली हैंडल करने बोल दे रहे हो चीज़ें, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, राइट। इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि दिस वाज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ कि मुगल्स जो है डिक्लाइन हुए जागीरदारी सिस्टम की वजह से, और एग्रीगेरियन क्राइसिस वगैरह जो थे। अलग अलग मेथड्स थे यहाँ पर आपके इसके लिए कि आप रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट करोगे। तो एक था आपका कनकूट, जिसमें हम एस्टिमेट करते थे कि आपका इतना इतना होना चाहिए, एस्टिमेटेड रहता था। एक होता था राय, जहाँ पर कि कितना ईल्ड हुआ है आपका पर यूनिट एरिया, इसके अकॉर्डिंग था। एक था आपका जाबती सिस्टम, जिसपे जो भी आपका क्रॉप का ईल्ड रहा था उसके बेसिस पे हम लोग करते थे। ये जो जाब्ती सिस्टम है सुपर इंपॉर्टेंट है, जाब्ती या दहसाला बंदोबस्त। ये कौन लेकर आए थे, तो ये टोडरमल जो है इनके फाइनेंस मिनिस्टर वो लेकर आए थे। और इस जाब्ती सिस्टम में ये हम किस तरीके से डिटरमाइन करते थे, तो 10 साल का जो भी उनका क्रॉप्स ग्रो किया गया उसको असेस करते थे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ईल्ड के बेसिस पे कि आपका जो लैंड है वो कितना, ऐसा अब ऐसा नहीं करते थे कि भाई 50 बीघा लैंड है सबके पास तो सबको 50 रुपए टैक्स भरना है, ऐसे थोड़ी होता है। अब किसी का लैंड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उसका लैंड ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो बेस्ड ऑन ईल्ड ऑफ द क्रॉप की एक 10 साल का एवरेज लेके उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्रॉप का रेट डिसाइड किया जाता था। तो ये जो स्टैंडर्ड मेथड था जिसे हम जाब्ती भी बोलते हैं, पूछा जाता है कि जाब्ती सिस्टम या दहसाला बंदोबस्त सिस्टम जो है वो किन्होंने लाया था। ठीक है, तो वो टोडरमल लेकर आए थे। जागीरदारी सिस्टम जो था, अगेन इट वाज कि जागीरदार की सैलरी के अकॉर्डिंग उसे लैंड दे दिया जाता था कि भाई लो, हम आपको सैलरी नहीं दे रहे, सैलरी के बराबर हम आपको जागीरदार दे रहे हैं। अब आप उस जागीरदार का कुछ भी करो, आप चार उनको एग्रीकल्चर फार्मर्स को रख के उस पे से आप रेंट उठाओ। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी चीजें चलती थी। मदद माश या फिर सुयूर घल और इनाम वर द लैंड ग्रांट्स टू द पीपल। ठीक है, तो ये आपके इस टाइप के मदद इमाश या फिर सुयूर घाल इनाम, ये सब आपके लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे लोगों को, रिलीजियस उस पे दान पुण्य का काम है, इस तरीके से किया जाता था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं मुगल कल्चर, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको दहसाला बंदोबस्त, मनसबदारी पूछा जाएगा, किसने इंट्रोड्यूस किया था, दो आसपास ही आसपास सिस्टम, जामा दामी और महाना जागीर सिस्टम, ये सारी चीजें जो है यहाँ से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मुगल कल्चर। बाबर ने 2 मॉस्क बनाए थे, एक है आपका कबूली बाग, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जितना आपका मुगल कल्चर है ना, मैं बोलूंगी कि मुगल के बेटे और बेटी और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो बाबर ने 2 मॉस्क बनाए थे, एक है आपका संभाल इन रोहिला खंड, रोहिला खंड में आपका संभाल मॉस्क है। दूसरा आपका है कबूली बाग, जो कि आपका कहाँ पर है, पानीपत में है। ठीक है, तो 2 मॉस्क जो है ये आपके बने थे बाबर द्वारा। हुमायूं का जो टोम है वो किसने बनाया था, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो उनकी बहन थी, राइट। पर उनका जो टोम है उनकी वाइफ ने बनाया था, जिनका नाम था हाजी बेगम। तो इस चीज पे ध्यान देना कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, उनकी सिस्टर ने लिखा था गुलबदन बेगम ने। बट उनका टोम किसने बनवाया था, तो हाजी बेगम, जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी विडो थी, ऑब्वियसली वाइफ एज एन विडो आफ्टर हिज डेथ, तो उन्होंने बनवाया था।
फतेहपुर सिकरी में आपका एक अनयूजुअल सी बिल्डिंग है जिसका नाम है पंचमहल। और ये पंचमहल जो है अनयूजुअल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकी जितने भी वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं उससे ये कुछ डिफरेंट है। इसका जो प्लान है ये लगभग लगभग जो हमारे बुद्धिस्ट विहाराज होते हैं ये उस टाइप का कुछ प्लान है, ठीक है, पंचमहल का। तो इसलिए ये पंचमहल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बुद्धिस्ट विहारा टाइप ऑफ प्लान इन फतेहपुर सिकरी, क्योंकि फतेहपुर सिकरी में आपके बहुत सारे मतलब प्लेसेस हैं। जैसे आप देखोगे तो सलीम चिश्ती का टोम है, उसके अंदर पैलेस है बीरबल का, जोधा भाई का पैलेस है तानसेन का। तो ये सब अलग अलग वहाँ पे ना मतलब ये सारे हैं फतेहपुर सिकरी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपका मरियम्स पैलेस है, दीवाने आम दीवाने खास सिकरी पे, मतलब ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो सब सब जो है डिफरेंट डिफरेंट उससे बने हुए हैं, बट सबसे यूनिक जो है जो कि बुद्धिस्ट विहारा स्टाइल में बना हुआ है वो है आपका पंचमहल। तो इसीलिए पंचमहल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। उसके बाद हमारा मरियम्स पैलेस, दीवाने आम दीवाने खास, ये सब सिकरी में है। सब इंडियन है, इंडियन उसमें है, इंडियन टोन एंड टेनोर पे है, इंडियन इंडियन टच के साथ है वो सारा आर्किटेक्चर। बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सिकरी में अगेन ये बाहर दरवाज़ा बनवाया गया था जब अकबर ने अपना गुजरात पे विक्ट्री हासिल की थी, तब बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बुलंद दरवाज़ा वाज बिल्ट आफ्टर विच विक्ट्री। तो घोड़ा घाड़ा कटंगा विक्ट्री, उसमें बहुत सारे कन्क्वेस्ट है ना, हल्दी घाटी मेवाड़, ये वो सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि ये आपके गुजरात विक्ट्री के बाद जो है बुलंद दरवाज़ा वो बनवाया गया था। इसके अलावा आप देख सकते हो सलीम चिश्ती का टोम है। ये आपका कहाँ पर है, तो ये प्योर मार्बल की बिल्डिंग है फतेहपुर सिकरी में। इसके अलावा पैलेस है किसका, बीरबल का, तानसेन का, जोधाबाई का, सबका पैलेस फतेहपुर सिकरी के अंदर है, ठीक है। अकबर ने अपना खुद का टोम्ब जो है सिकंदरा में ही बनवाना शुरू कर दिया था, मतलब जब उसे लगा कि भाई अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो इसने अपना खुद का, अकबर का अपना टोम्ब सिकंदरा में बनाना शुरू कर दिया था। और उसको कंप्लीट किसने किया था, जहांगीर ने। तो ये थोड़ा कुछ क्रेजी थिंग है कि भाई आपको अपना उसका पता है तो आप अपना टोम खुद से ही बनवा रहे हो, और बाद में आपके बेटे ने उसे कंप्लीट करवाया। तो सिकंदरा में इनका टोम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है सिकंदरा याद रखना। आर्किटेक्चर जो है फतेहपुर सिकरी का, इट इज ऑल्सो नोन एज योर एपिक इन रेड सैंडस्टोन। क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक वन ऑफ इट्स मार्वेलस थिंग, फतेहपुर सिकरी रेड सैंडस्टोन में बना हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक और जो सुपर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नूरजहां। नूरजहां पता है हमें कौन थी, तो ये जहांगीर की वाइफ थी। मेहरुनिसा से उन्होंने शादी की थी पहले, राइट, उनका नाम उन्होंने फिर नूरजहां रखा था। तो नूरजहां ने, जैसा कि हमें पता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें उसमें बहुत पार्टिसिपेट करती थी, राइट, शी वाज वेरी एक्टिव इन दोज थिंग्स। सो नूरजहां ने इतिमाद उद दौला मिर्जा घियास बेग मार्बल टोम बनवाया है आगरा में। अब ये क्वेश्चन ना आउट ऑफ द बॉक्स रहता है, बट ये पूछा जाता है, आप जब घटा चक्र वगैरह लगाओगे तब आपको मिलेगा। तो ये इतिमाद उद्दौला मिर्जा घियास बेग मार्बल टोम आगरा में बनाया गया था। ये नूरजहां के फादर थे, ठीक है, इनके लिए उन्होंने टोम बनवाया था आगरा में। और दिस इज मतलब एक बहुत मार्वेलस आपका आर्किटेक्चर है, क्योंकि यहाँ पर पीटरा ड्यूरा यूज किया गया है, ठीक है। पीटिया डूरा आप एक बार सर्च करना, ऐसे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, एक बार ये पीटिया डूरा आप गूगल करना, इसके इमेजेस देखना, बहुत कलरफुल आपके ना स्टोन से फ्लोरल डिजाइन बनाए जाते हैं। छोटे छोटे स्टोन्स यूज करके आप फ्लावर्स बना रहे हो और उसी से आपका सारा डिजाइनिंग वगैरह किया गया। तो ये पीट्रा डूरा का आपका नोटिसेबल, या ये कह लो आपका एक बहुत यूनिक यूज था। और इन्होंने नूरजहां ने टोम बनवाया था, किसका बनवाया था, तो वो उनके फादर थे। तो कई बार जब मैच द फॉलोइंग दिया रहता है ना, तो मतलब जैसे आपका दे दिया जाएगा सिकंदरा अकबर, ठीक है, फतेहपुर सिकरी अकबर, ठीक है, बाबर का आपका कुछ दे दिया, फॉर एग्जांपल आपका कबूली बाग पानीपत ये मॉस दे दिया, या फिर रेड फोर्ट दे दिया शाहजहाँ, उसके साथ दे दिया जाएगा एक मॉन्यूमेंट का नाम इतिमाद उद दौला, और एक ऑप्शन में होगा आपका नूरजहां। और वो दिमाग या तो आप एलिमिनेशन लगाओगे या इस टाइप का। तो ये बहुत यूनिक सा है, तो इसको याद रखोगे तो इससे भी एलिमिनेशन लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जहांगीर जो है ये काफ़ी ज़्यादा मार्बल यूज़ करते थे, रेड सैंडस्टोन नहीं यूज़ करते थे, और पीटिया डूरा यूज़ करते थे डेकोरेशन के लिए। जहांगीर ने ही आपका मोती मस्जिद बनाया था, लाहौर में जो मोती मस्जिद है वो आपका जहांगीर ने बिल्ड करवाया है। मौसोलियम है शाहदरा, शाहदरा अगेन ये लाहौर में। तो जहांगीर के जो आपका टोम है
वो भी आपका लाहौर में है, राइट। तो इन्होंने, अगर आप देखोगे तो इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है बनवाई है, कहाँ बनवाई है, लाहौर में बनाई है। इसके बाद मॉस्क जो है, ये क्लाइमैक्स पे कब गया, तो अगेन ताजमहल से ज्यादा तो बड़ा क्या ही हो सकता है सुंदर। तो शाहजहां ने जामा मस्जिद भी बनवाया था, और शाहजहां ने आपका ताजमहल भी बनाया था। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं शाहजहां की, वो है आपकी आगरा में, आगरा का जो मोती मस्जिद, अब देखो मोती मस्जिद लाहौर वाला भी है, आगरा वाला भी है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि जहांगीर को हमने कहाँ पर बरी किया था, तो लाहौर में किया था। तो वहां की चीजें जो है किसने बनाई थी, जहांगीर ने। अब मोती मस्जिद इधर वाला जो है, इंडिया वाला, आगरा वाला, वो किसने, शाहजहां ने आगरा में बहुत सारी चीजें बनाई है। तो इस तरीके से यू कैन रिमेम्बर। खास महल, मुस्माज बुर्ज, ये सारे भी जगह जो है किसने बनवाए हैं, शाहजहां ने। ठीक है। इन्होंने शाहजहानाबाद 1637 में इसका फाउंडेशन ले किया था, जहाँ पे इन्होंने रेड फोर्ट और तख्ते तौस, पीकॉक थ्रोन वगैरह जो है इसको इस्टेब्लिश किया। एक लौती बिल्डिंग, हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की, ठीक है, मॉन्यूमेंट की नहीं, बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग जो है औरंगजेब ने बनवाई है, कहाँ पे, रेड फोर्ट के अंदर, मोती मस्जिद। तो रेड फोर्ट कभी जाओगे, अंदर में एक मोती मस्जिद है, ठीक है। तो वही एक बिल्डिंग है जो कि औरंगजेब ने बनवाई है। और इकलौता मॉन्यूमेंट जो औरंगजेब से एसोसिएटेड है, वो कौन सा है, बीबी का मकबरा। ठीक है। तो बिल्डिंग कौन सी है, तो रेड फोर्ट का मोती मस्जिद। मॉन्यूमेंट कौन सा है, तो बीबी का मकबरा। उन्होंने अपनी वाइफ रबिया उद दौरा के लिए बनाई है, औरंगाबाद। ठीक है। इसको कई बार सेकंड ताजमहल भी बोला जाता है, क्योंकि अपनी वाइफ के लिए बनवाया था उन्होंने। और बाकी टाइम तो ये लड़ने झगड़ने में ही लगे हुए थे, ठीक है, 50 साल का इनका टेन्योर रहा, बट इन्होंने कुछ ज्यादा कुछ ऐसे बनवाया नहीं, ये लड़ने झगड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ओके। तो इन्हें सेकंड ताजमहल भी बोला जाता है। और औरंगाबाद, ये आपका महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है, नॉट बिहार वाला औरंगाबाद। ओके। औरंगजेब ने आपका बादशाही मस्जिद भी बनाया है, कहाँ पर है ये, लाहौर में। बादशाही मस्जिद कहाँ है, लाहौर में। अब ये तीन चार जो पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक ध्यान रखना आप कि हुमायूं के टाइम पर दो पेंटर्स थे, ठीक है। पूछा जाता है कि मीर सैयद अली और अब्दुस समाद किसके टाइम के पेंटर्स थे, तो वो जहांगीर, सॉरी, हुमायूं के टाइम के पेंटर्स थे, ठीक है। किसके टाइम के पेंटर्स थे, मीर सैयद अली और अब्दुस समाद हुमायूं के टाइम के पेंटर्स थे। दसवंत बसावन, दो आपके फेमस पेंटर थे, किसके टाइम के थे, अकबर कोट। ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी ने शायद पूछा था, ठीक है। तो दसवंत बसावन किसके कोर्ट के थे, तो अकबर के कोर्ट के थे। इसके अलावा आपके जहांगीर के कोर्ट के पेंटर्स के नाम क्या थे, तो ये थे आपके अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास। ठीक है। तो ये तीन जो है आपके जहांगीर के कोर्ट के पेंटर्स हो गए। तो सब ये दसवन बसावन तो यूपीएससी नहीं पूछा है, ये वाले पे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, जहांगीर वाले। तो ये पेंटर्स के जो कुछ नाम है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ओके। तो अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास कहाँ के हो गए, जहांगीर। दसवंत बसावंत अकबर याद रहेगा। मीर सैयद अली और अब्दुल समाद आपके कहाँ के थे, तो दीज वर द टू पेंटर्स ऑफ हुमायूंस टाइम। ये सारे बहुत फैक्चुअल चीजें हैं, बट यू नीड टू रिवाइज लूसेंट एटलीस्ट 10 टाइम्स बिफोर योर एग्जाम। यस। इसके अलावा आप कुछ टाइटल्स देख सकते हो, जैसे जगत गुरु का टाइटल जो है, ये आपका हरि विजय सूरी, ये जैन धर्म के थे, इनको अकबर ने दिया था, हरि विजय सूरी को जगत गुरु बुलाया था, किसने, अकबर ने। राजकवि का टाइटल किसको था, तो फैजी को दिया हुआ था, ठीक है। राजकवि जो है फैजी, फैजी किसके भाई थे, अबुल फजल के भाई थे, ठीक है। और उस्ताद मंसूर, ये आपके जहांगीर के कोर्ट में जो पेंटर थे, इनको नदीर उल असरा का टाइटल दिया हुआ था। और अब्दुल हसन को अगेन नदीर उस जमान का टाइटल दिया था, तो ये भी टाइटल इंपॉर्टेंट है। और आपके शाहजहां के टाइम पे जो राज कवि थे, मतलब बेसिकली आपके जो कोर्ट पोएट थे, ठीक है, वो कौन थे, कलीम थे। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज योर लिटरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। मैं पहले ही बता देती हूँ कुछ कुछ जो आपको ध्यान रखना है। तुजू के बाबरी किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था। बाबर नामा अब किसने चेंज किया था, पर्शियन में आपके अब्दुल रहीम खाने खाना जी ने, राइट। हुमायूं नामा ध्यान रखना है, गुलबदन बेगम। अकबर नामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने, ये नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना है। तो बाकते अकबर
ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्श, ये भी रिमेंबर करना है। तुजुके जहांगीरी, अगेन ये क्या आ गया, ऑटोबायोग्राफी हो गई जहांगीर की, ये जहांगीर ऑब्वियसली खुद से ही लिखेंगे। एक है आपका चहर चमन, इनको याद रखना, चहर बहन ब्राह्मण, तो चहर चमन चंद्र ऐसे करके याद रख लो, सी 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 सी। एन ए अकबरी भी आपका किसने लिखा है, तो अकबर नामा और एन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। ये सब नाम हमें बहुत इजीली याद रहते हैं, तो अब ये सब क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये बदाऊनी ने जो लिखा है मुंतक उल त्वारिख, ये पूछा जा सकता है, ओके। और ये आपका फतूहत आलमगीरी, ये तो शायद मुझे लग रहा है 69 बीपीएससी में ही पूछा था। तो ये आलमगीरी है, तो ऑब्वियसली आलमगीर किसको बोलते थे, औरंगजेब को बोलते थे। तो अब ऐसे इस बार हो सकता है पूछ दे कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप देखो वहां से कनेक्ट कर लो कि अच्छा ईश्वर दास ने लिखा था और ये किससे है, आलमगीर है, तो और ऑब्वियसली औरंगजेब के ऊपर है। पातशाह नामा किसने लिखा था, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ठीक है। पातशाह नामा ये पूछा जाता है क्योंकि ये शाहजहां के रीन के टाइम का है, ये पातशाह नामा, ये अब्दुल हमीद लाहौरी, ये फेमस वाला है, ये पूछा जाता है। शाहजहां नामा भी पूछा जाता है, ये इनायत खान ने लिखा था, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सिरे अकबर। सिरे अकबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने उपनिषद का ट्रांसलेशन किया था, उर्दू ट्रांसलेशन। तो जितने भी हमारे उपनिषद है, दारा शिकोह ने क्या किया, उनको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, तो ये सिरे अकबर जो है सुपर इंपॉर्टेंट। रखते आलमगीरी, ये अगर है अगेन उनके लेटर्स का जो उन्होंने वो किया था, तो औरंगजेब ने अपने जो लेटर्स वो किए थे। तो तीन ही लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने खुद के मेमोइर्स छोड़े थे, एक हो गया आपके बाबर, तुजुके बाबरी, एक हो गया आपका तुजुके जहांगीरी, जहांगीर के लेटर्स, और एक हो गया आपका रखते आलमगीरी जो कि औरंगजेब का था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ जो आपके लिटरेचर है इसको आपको याद ही रखने हैं, यहाँ से आपके लिटरेचर पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, और दिल्ली सल्तनत से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो ऐसा तो मैंने वैसे सोचा था कि हम मराठास और मुगल्स जो है दोनों कंप्लीट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि इट्स ऑलरेडी वेरी हाई टाइम। मराठा का ना ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मे बी 20-30 मिनट्स और जाएगा, तो मराठा के ऊपर एक सेपरेट ही वीडियो ले आएंगे, ठीक है। तो वहां से आप मराठा कर लेना, इसका पार्ट 4 आ जाएगा, वहां से यू कैन कंप्लीट द मराठा एंड मराठा कॉन्फेडरेसी, ओके। सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू प्रेस द लाइक बटन, और मराठा के लिए स्टे ट्यून्ड, आपको कल परसों तक मराठा भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।